सो द लेक्चर प्लान उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले लेक्चर प्लान में फर्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टडी द थीम ऑफ द वीक। अब थीम ऑफ द वीक एक लॉजिकल थीम होती है जिसको हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे, और कवर ऐसे करते हैं कि एक बार थीम कवर हो गई तो बस फिर उस थीम का काम हो गया, फिर आपको पूरे वीक क्या अगले पूरे साल भी उस पर्टिकुलर थीम से करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसा फ्रेमवर्क बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द वीक। जो चीजों पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उसको देखते हैं। देन द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, वी कवर मैपिंग। मैपिंग जो करंट अफेयर्स के लिए रेलिवेंट है और जो न्यूज में भी चल रही है उसको हम कवर करते हैं। देन वी हैव अ प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस, और आज के प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस में मैं आपको प्रीलिम्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दूंगा। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। मैं देखता हूं आप में से कई लोग ना अभी बिगिनर्स हैं, तो आपका ना एक जो अप्रोच है कि भाई करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, उसको थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। देन वी विल हैव अ मेंस आंसर राइटिंग सेशन। तृप्ति मैम विल टेक दैट सेशन। उसके लिए आई होप आप रेडी हैं। और जिन लोगों ने भी अपनी मेंस की आंसर कॉपी सबमिट करी थी, आई होप सबको मिल गई हैं। किसी को नहीं मिली तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो गौर से पढ़ो सपोर्ट पे या फिर मेल पे, ठीक है। राइट। उसके बाद Q&A, ठीक है। उसमें हम लास्ट तक आपके जितने भी डाउट्स हैं तब लेंगे। नहीं मिली है अभिषेक, नहीं मिली आपको, आप एक बार मेल ड्रॉप कर दो या फिर गौर से सपोर्ट का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक बार आप मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है, हम देख लेंगे। राइट। चलो। अब माही को भी नहीं मिली, दो लोगों को नहीं मिली। आप एक बार ईमेल पे ड्रॉप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ओके। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो थीम करंट अफेयर्स और मैपिंग है, इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एट गौर से पढ़ो। वहां पे आप जाके देख सकते हैं। मेंस का जो आंसर राइटिंग सेशन है, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू प्रैक्टिस और Q&A, ये लोग हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे नहीं डालते बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द लाइव स्टूडेंट्स। तो मैं रेकमेंड करूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज आप इसको लाइव अटेंड करो। अब बात आती है डाउट सपोर्ट की। देखो भाई, इसमें मुझे आपसे बात भी करनी है। मैं हर लेक्चर के बाद एक गूगल फॉर्म फ्लोट करता हूं, उसमें आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हो और मैं उसके आंसर्स लिख के दूंगा। पर ये एकेडमिक डाउट्स होने चाहिए, स्ट्रैटेजी। अभी जैसे मैंने पिछले हफ्ते फ्लोट करा था, उसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी डाउट्स आ रहे थे, वो तो आप मुझसे Q&A में पूछ लो, ठीक है। पर जो एकेडमिक डाउट्स हैं, आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, वो आपको इस डाउट सपोर्ट में डालना है, ठीक है। अगर कोई और डाउट है कि स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सब आप Q&A में मुझसे पूछ सकते हो। राइट। आई होप ये जो कुछ डायरेक्टिव्स हैं ये क्लियर हैं। यस या नो बोल दो। ठीक है। आई होप ये सब क्लियर है। आज की हमारी थीम क्या है भाई? आज की थीम है एनर्जी ट्रांजिशन। अभी और इसे स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये दिक्कत करता है नहीं करता टॉपिक? अब पता है क्वेश्चन तो आना है इससे, प्रीलिम्स में भी आना है, मेंस में भी आना है कि नहीं? अब इसको आज ऐसे खत्म करेंगे कि भाई आपका ना हर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, एक फ्रेमवर्क बना के हम पढ़ लेंगे, उसके बाद बस उसको अपडेट करते चलना है। जो हम, आई होप अब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स, वो समझ गए हैं कि ये फॉर्मेट है क्या। ठीक है, हम क्या जुगाड़ बिठा देते हैं कि भाई एक बार तैयारी कर लो और फिर ऐसी कर लो कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। यस या नो? हम ऐसे तीन थीम्स अब पढ़ चुके हैं भाई। एग्रीकल्चर आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, हमने 1 घंटे के अंदर कवर करी थी। दूसरा हमने मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी कंप्लीट किया था। अब एक एक तरीके से आप कह लो मिनरल्स का भी इससे लिंक है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब ये भी कवर कर देंगे। तो ये जो थीम्स है ना दोस्त, ये थीम्स इतनी काम आने वाली है ना आपको मेंस में, तो कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक बात बताओ, आपको नोट समझ आ रहे हैं? कोई आपका सजेशन है कि नोट्स में अपडेट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है? फिर स्टार्ट करते हैं, ये बताओ। कूल है नोट्स? राइट। समझ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, समझ आना चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बता देना, ठीक है। चलो, बढ़िया, स्टार्ट करें फिर। जुड़े हुए हो सब मेरे साथ? और ये भाई इंटरैक्टिव सेशन होता है, यहाँ मैं कोई कंप्यूटर से बात करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। इतने सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, अब अपना उठ जाओ, नींद से जाग जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। और अपना जो कीबोर्ड है उस पे एक्टिव हो जाना। जो जो पूछूंगा यस नो, हैंड रेज, हैंड डाउन, सब करते चलना है। चलो, बढ़िया। भाई टॉपिक का नाम है एनर्जी ट्रांजिशन।
एनर्जी ट्रांजिशन मतलब, देखो, हमारे को एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये तो सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये सब जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कोई बताएगा? बिल्कुल सिंपल आंसर चाहिए मुझे, एक एक लाइन का आंसर, कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। और कोई भी इधर उधर की बातें मत करना, एकदम स्ट्रेट बात चाहिए मुझे, देखता हूं कौन बता पाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेस, या देखो, अगर आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे, अगर मैं कह दूं कि भाई ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो सब समझते हैं, हमारा अल्टीमेट एम। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा राइज करेगा। आप पढ़ते हो ना कि हमको 1.5 डिग्री तक रखना है, यस या नो? भाई, इम्बैलेंस इन हीट बजट ये सब मत लिखो, मैं जितनी बात कर रहा हूं उतनी ही बात कर रहा हूं सौम्या, ठीक है? हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। अभी सिंपल बात रखो, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना उतने का जवाब चाहिए। ये बात मेरे को लगता है सबको समझ आती है कि भाई अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज होंगी, जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये बढ़ रही हैं, 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 ठीक है? अब इतनी ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठा हो गई, हमने, और हम नहीं माने, और कर रहे हैं, और कर रहे हैं, और कर रहे हैं, और कर रहे हैं, देखो डार्क हो रहा है, और कर रहे हैं, और कर रहे हैं, हमारी एमिशंस बढ़ती जा रही हैं। जब आपकी एमिशंस बढ़ेंगी तो क्या होगा? अर्थ वार्म होगा। अर्थ वार्म होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज क्या है? अर्थ की हीटिंग ही तो है, यस या नो? बोल दो। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको दिखेगा कि डिजास्टर्स आ रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं। एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्या होता है? अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो सबसे पहला जो ये स्टेप है वो स्टार्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस से। ये बढ़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज होता है, और जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये बात समझ आती है? और इफेक्ट्स पे सारा फोकस रहता है कि भाई इफेक्ट्स क्या हैं, ये इफेक्ट्स, कि सी लेवल राइज हो रहा है, मॉनसून के जो रेनफॉल पैटर्न्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं, साइक्लोन एक्टिविटी अरेबियन सी में भी देखने को मिल रही है, तो वो इफेक्ट्स हैं। तो ये एक साइकिल है, ये बात आई होप सबको समझ आती है। अब सोचो, इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब दिमाग हमें ये लगाना है कि हमको ये प्रॉब्लम हमें समझ आ रही है, हमारे सामने है, इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे सिंपल तरीका, क्या आप नहीं मानोगे, अगर हमने ये ग्रीन हाउस गैसेस यहां से हटा दी, तो ये सारा का सारा जो चेन है ये ब्रेक हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? सिंपल तरीका है। ग्रीन हाउस गैसेस को अगर रिड्यूस करोगे तो ये चेन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी? चलो, अब हमारा क्या फोकस है? अब हमारा फोकस है हमको ये ग्रीन हाउस गैसेस को भाई कम करना है। कैसे कम करेंगे? देखो, एक बात मेरे साथ समझना, समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज कर रहे हो वो आपके रूम में इकट्ठी हो रही है। अब दो तरीके हैं इसको कम करने के, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएगा। या तो आप रिप्लेस कर दो उन सोर्सेस को जहां से वो एमिशन हो रहा है, या आप थोड़ा सा रिडक्शन कर दो। अब इसको मैं समझाता हूं। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, लेट्स से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? ग्रीन हाउस गैसेस को अगर आपको रिड्यूस करना है तो देयर कैन बी टू वेज, ठीक है? व्हाट आर द टू वेज? लेट अस सी। सबसे पहले आपका रिड्यूस, दूसरा रिप्लेस। पहले रिडक्शन पे बात करते हैं। रिडक्शन क्या है? आप गाड़ी से जाते हो, आप एमिशन करते हो, आपने क्या किया? आप कारपूलिंग करने लग गए। अभी भी आप फॉसिल फ्यूल्स ही यूज कर रहे हो, लेकिन अगर पहले 10 गाड़ियां चल रही थी और हर एक गाड़ी 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही थी, तो 10 यूनिट्स हो रही थी। अगर आपने अब क्या किया, कारपूलिंग करके अब सिर्फ 5 गाड़ियां चल रही हैं, अभी हमने कोई ट्रांजिशन नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ क्या करा है? रिडक्शन करा है, हमने एफिशिएंसी हमने इंट्रोड्यूस करी है, हमने कारपूलिंग करी है, एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स को थोड़ा सा एफिशिएंटली यूज करा है। ये बात समझ आ रही है? डिफरेंस समझ आ रहा है कि अभी हम एफिशिएंसी की तरफ गए हैं। तो ये तो एक स्ट्रेटजी है कि हम क्या कहते हैं, लाइट पंखा बंद करो, एसी को कम कंज्यूम करो। एक बहुत आपने बात बात सुनी होगी करंट अफेयर्स में, एसी की 24 डिग्री डिफॉल्ट सेटिंग आती है जब आप एसी खरीदते हो, ठीक है? वो इसलिए आती है ताकि एमिशन कम हो, मतलब एफिशिएंसी बढ़े।
आपने देखा होगा 5 स्टार रेटिंग होती है अप्लायंसेस पे, होती है कि नहीं होती? एनर्जी एफिशिएंसी है वो, ठीक है। इसको ये बोलेंगे रिडक्शन स्ट्रैटेजी में, ये बात है सारी की सारी रिडक्शन स्ट्रैटेजी की। अब अगर मैं ये बोलूं कि वो जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को कोल से ना चलाकर मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दूं उसको, वो इलेक्ट्रिसिटी से चले, ये हो गई बात रिप्लेसमेंट की। ये कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझ आया? रिप्लेसमेंट और रिडक्शन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को टारगेट करने की दो स्ट्रैटेजी समझ आती हैं, रिप्लेस, रिड्यूस। पहले रिड्यूस करो, वो लोग आप सब कर सकते हो, ठीक है, और रिप्लेस करो। रिडक्शन के अंदर आप एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स अगर कंज्यूम कर रहे हो, उनको एफिशिएंटली कंज्यूम करो। एसी को थोड़ा सा 24 डिग्री पे चलाओ, कम चलाओ, गाड़ी में कारपूलिंग करो। और रिप्लेसमेंट मतलब आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर दो। यस या नो? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कोल से ना बन के अब सोलर से बन के आएगी। ये समझ आता है? हमारा फोकस आज कहां पर है? हमारा फोकस आज है रिप्लेसमेंट पे। रिडक्शन तो सिंपल है, उसमें तो क्या ही कॉन्सेप्ट है ज्यादा, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब हमें बात करनी है रिप्लेसमेंट की। आपको मालूम होगा थर्मल प्रोडक्शन क्या होती है, थर्मल एनर्जी जो कोल से बनती है। अब देखो, आपको समझ आ गया हम पढ़ने जा क्या रहे हैं? ये सारा मैंने समझाया, हम पढ़ने क्या वाले हैं, समझे? अब चलते हैं इसको पढ़ने। देखो, एक पेज का डायग्राम है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है। एक बार समझ गए ना तो सारी दिक्कत परेशानी खत्म। देखो भाई, मैं आपको फिर भी बोला था यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस गोल बेस्ड होते हैं, खास करके इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के। जब भी टारगेट बेस्ड क्वेश्चन आता है, यू शुड फर्स्ट नो कि आप कहां पर हो और आपको कहां पर जाना है। जब तक आपको ये बात नहीं पता, एक बात बताओ ना, कहीं घर से निकलते हो, आप गूगल मैप्स पे यही लगाते हो ना कि ये मेरी आज की लोकेशन है और यहां मेरे को जाना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। यस या नो, ये बता दो आप मुझे। इज इट, कैन यू फॉलो एनी पाथ विदाउट नोइंग द स्टार्ट एंड द एंड? नो। यही देखो, ये जो पहला ब्लू डॉट आपको दिख रहा है, ये है स्टार्ट, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज वेयर वी आर टुडे। समझ रहे हो? एनर्जी, हमको क्या करना है? हमको एनर्जी को अब कोल से हटाकर रिन्यूएबल्स की तरफ लेके जाना है। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आज सिचुएशन क्या है। आज अगर 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें से फॉसिल फ्यूल से कितनी हो रही है और रिन्यूएबल से कितनी हो रही है? यस या नो? तभी तो समझ आएगा कि जाना कहां है। अब आपको एग्जाम में भी इंट्रोडक्शन में यही तो लिखना है कि भाई हम कहां पर हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट थिंग बिफोर गिविंग सॉल्यूशंस और टेलिंग द प्रॉब्लम्स, यू नीड टू टेल वेयर वी आर टुडे। वो रही, ये देखो ब्लू पॉइंट। इसको जरा देखो ये कहां तक जा रहा है, ये रे। अब आपको डेटा फैक्ट चाहिए होता है, ये रहा फैक्ट। आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का डेटा कोड करो कि 57.4, ठीक है, 57.4 जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, ठीक है। समझ आती है बात? कोई लिख रहा है कैमरा, भाई कैमरा सब ऑफ करो क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है। कैमरा अभी ऑन करेंगे जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डेटा समझ आता है? अभी मेजॉरिटी फॉसिल फ्यूल्स पे है। अब ये डेटा को अपडेट करते रहना, ये पुराना डेटा हो सकता है, अब आपका काम है, डेटा की जगह मिल गई ना आपको, आपको मालूम है यहां पे डेटा लिखा है, भाई मैं इसको चेंज करता रहूंगा, ठीक है, कुछ भी अपडेट आएगा तो। यस या नो, ये बता दो, ठीक है। अब देखो, अब नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड में ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा सोलर, फिर हाइड्रो, फिर विंड, फिर बायोमास और फिर न्यूक्लियर। इस ऑर्डर को भी याद रखना। कभी कभी हाइड्रो और विंड में कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले विंड है, ठीक है, ये है बात। कोई बात नहीं मुस्कान। अब देखो, समझ आती है बात, नहीं आती कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? कि भाई देखो, अभी हम मेजॉरिटी फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब मैंने क्यों बोला कि इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन? क्योंकि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या ओशियन एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं हमारे पास अबंडेंट सनशाइन है। एक बात देखो ना, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? ये बताओ, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास सनलाइट, हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास वेकेंट लैंड है तो हम सोलर फार्म्स बना सकते हैं, हम विंड फार्म्स बना सकते हैं। ये बात है कि नहीं? हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि कितना सारा लैंड डिग्रेडेड है, तो उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो, अब ये तो है ना, पर एक बात और भी है कि एनर्जी डिमांड कम नहीं होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनर्जी डिमांड टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। यस या नो, ये बताओ आप मुझे। ये भी बढ़ेगी।
अब कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है आपको बात का, कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि आज सिचुएशन क्या है, उसके बाद आज की जो डायनामिक्स हैं वो क्या है, और आगे कैसे जाना है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, शुरू कहां से कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन इट्स फेयरली सिंपल इफ यू जस्ट फॉलो द लॉजिक, फ्लो पकड़ के रखना। ठीक है, तो हमको ये बात समझ आती है कि हम आज कहां हैं। बिल्कुल ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, पर हमारे पास खूब अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि बात करनी शुरू ही क्यों करें अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। अगर हम इसराइल जितनी छोटी सी कंट्री हैं या जरा सी कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, फिर तो अपॉर्चुनिटी कम है ना। हमारे पास अबंडेंट अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंट। ठीक है, और सिचुएशन भी हमारे फेवर में है। तो अब हम बात कर सकते हैं कि कैसे इसको हार्नेस करा जाए। अच्छा, पर उस बात को करने से पहले हमको अपना गोल पता होना चाहिए। एग्जाम में लिखने के लिए इससे बढ़िया गोल है ही नहीं। इंडिया के जो पंचामित्र हैं भाई, ये जो भी है ये, इनको पढ़ लो। ठीक है, ये आपको काम आएंगे। इनको रटना है, मतलब लिटरली दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एवरी आंसर ऑन रिन्यूएबल। हमारे ये टारगेट है, हमारी सिचुएशन तो ये है, लेकिन हमको जाना यहां तक है। ये हमारा पूरा डेस्टिनेशन है। हमको नेट जीरो होना है 2070 तक। हमको हमारी कैपेसिटी इंप्रूव करनी है। ठीक है, हमको 50% ऑफ द नीड जो अभी हमारी कम है वो रिन्यूएबल से पूरी करनी है। हमको कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन कम करने हैं। हमको कार्बन इंटेंसिटी लेस करनी है। गोल समझ आते हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, बस। आपको आपका प्रेजेंट पता है, आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है, अब बात कर सकते हैं यस या नो। गूगल मैप्स, घर का जो गूगल मैप्स यूज करते हो, घर से निकल रहे हैं, कहाँ जाना है, समझ समझ आई बात नहीं आई, ये वही बात हो रही है। घर, ये आपकी अभी की लोकेशन है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। अब एक बात बताओ, जब आप गूगल मैप्स में रास्ता डालते हो तो क्या आता है? सबसे ज्यादा ये नहीं आता कि भाई क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंजेशन है, यहां पे रोड ब्लॉकेज है, यस या नो? प्रॉब्लम समझ आती है कि नहीं आती? कोई भी रास्ता बिना चैलेंजेस के पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। चैलेंजेस तो आएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि भाई हम जहां जाना चाहते हैं उसके बीच में चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा, जब वहां पहुंच जाएंगे, अगर हम इन चैलेंजेस को पार करके वहां पहुंच गए अपने गोल पे, तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। वो हमारी मोटिवेशन है, यस या नो? वरना इतने चैलेंजेस देख के मैं कहूं भाई मैं जा ही नहीं रहा, घर बैठो आराम करो। पर जब आपको बेनिफिट्स दिखेंगे ना, तो आप कहोगे यार मारते हैं एफर्ट, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, यस या नो? है ना? और अब जब आपको मोटिवेशन मिल गई तो आप स्टेप्स लेना शुरू करोगे, यस या नो? तीन चीजें हैं, चैलेंजेस, स्टेप्स और बेनिफिट्स। कोई इस पूरे पेज में जो ये इतना कॉम्प्लेक्स सा इंफॉर्मेशन है, आपको समझ आई कि नहीं आई, कि ये है क्या, ये बात क्या है, ये बताओ। ये कुंजी है आपकी, सारे आंसर यहीं से निकलेंगे, बाकी तो फिर स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, वो मैं समझा दूंगा अभी आगे, देखना। ये बात थी भाई, सिचुएशन, गोल, चैलेंजेस आएंगे, हम स्टेप्स लेते चलेंगे, क्योंकि हमको ये मोटिवेशन है इन गोल्स की। अब बताओ, सबसे पहले मेरे हिसाब से देखने चाहिए आपको बेनिफिट्स, क्या मिलेगा पहले, तभी तो मोटिवेशन आएगी। चलो, एक बात बताओ, अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे, अगर हमने ये गोल्स अचीव कर लिए जो ये लिखे हैं, तो भाई क्या, एक बात बताओ, ग्रीन ग्रोथ नहीं हो जाएगी हमारी, यस या नो? यही तो, ये वर्ड याद रखना, ग्रीन ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे वर्ड यूज करने हैं। एक बात बताओ, ग्रीन ग्रोथ होगी तो ग्रीन जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी? अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इकोनॉमी में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो ग्रीन जॉब्स हैं। हम ये वर्ड्स हैं भाई, ये वर्ड्स आपको मेंस में मतलब एक्चुअल नंबर यहां से आते हैं, यस या नो? अच्छा, क्लाइमेट बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? भाई ऑब्वियस सी बात नहीं है, आप अगर रिन्यूएबल पे शिफ्ट करोगे, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट इफेक्ट्स कम होंगे, वेरी नॉर्मल। रिड्यूस्ड इंपोर्ट बिल ऑफ कोल, लॉजिक लगा पा रहे हो? हम कोल इंपोर्ट करते हैं, अगर हमने रिन्यूएबल पे शिफ्ट किया, कोल की डिमांड ही कम हो गई, तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो पैसे बचेंगे, भाई क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, ग्लोबल लीडरशिप, हम लोग ग्लोब में, हम वर्ल्ड में हम बनना चाह रहे हैं ना, विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, आप भी अपने आसपास के ग्रुप में लीडर होते हो, तो कोई रीजन होता है ना लीडर बनने का, आपके पास कुछ ना कुछ तो होता है जिससे आप लीडर बनते हो। एक बात बताओ, जैसे क्रिकेट में बचपन में खेलता था तो मेरे पास बैट होता था, अब बैट मेरे पास है, विकेट्स मेरे पास है, तो मैं लीडर हूं भाई, मेरा मन है, मैं कहूंगा पहले बैटिंग मैं करूंगा, क्योंकि मेरा बैट है, मेरी विकेट्स है कि नहीं? ऐसे ही अगर आप क्लाइमेट के अंदर आपने कुछ क्रेजी कर दिया तो दुनिया आपको देखेगी। तो ग्लोबल लीडरशिप, एफडीआई आएगा कि नहीं आएगा ग्रीन सेक्टर्स में आज के दुनिया में?
कंपनीज कहां इन्वेस्ट करना चाहती हैं? एनर्जी ट्रांजिशन में। अगर आपने निखिल कामत को कोई जानता है? निखिल कामत है। अब निखिल कामत क्या बोलता है? उसको बोला था कि भाई आपको अगर आज इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस में तो आप किस में करोगे? उन्होंने क्या बोला कि मैं एनर्जी ट्रांजिशन में करूंगा। द नेक्स्ट, उनके भाई नितिन कामत, उन्होंने बोला था द नेक्स्ट ट्रिलियनियर इन इंडिया विल कम फ्रॉम एनर्जी ट्रांजिशन, जो एनर्जी ट्रांजिशन को क्रैक कर देंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो एफडीआई तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, सोशल बेनिफिट्स नहीं होंगे? आप खुद सोचो, अगर बिजली आएगी और रिन्यूएबल से आएगी तो पोल्यूशन कम होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। उन सब से क्या आपको नहीं लगता कि ये हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव होंगे? अगर बिजली 24 घंटे आएगी, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि विमेन की सिचुएशन इंप्रूव होगी? ये सोचने वाली बात है कि ट्रिकल इफेक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यस या नो? अच्छा एक बात बताओ, विंड, आज आपने किसी कोस्टल एरिया में, ओडिशा के या बंगाल के, जहां पर हमारी कोस्ट लाइन है, वहां पर कोई कोस्टल कम्युनिटी है जो सिर्फ फिशिंग कर रही है, बहुत ट्रेडिशनल है, वहां जाके धप आपने विंड फार्म लगा दिया, ठीक है, आपने वहां पे भाई लगा दी पूरी फैक्ट्री। क्या एक बात सोच के देखो आप, मुझे जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी वहां पे? विंड फार्म होगा तो वहां पे काम करने के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना कि नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करनी है। भाई बताओ, होगा कि नहीं होगा? जब ऐसा होगा तो वो रीजन्स डेवलप करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है? 8 बेनिफिट हैं। अब आप चाहे सोलर पे आंसर लिख रहे हो, चाहे विंड पे लिख रहे हो, चाहे आप न्यूक्लियर पे लिख रहे हो, क्या ये बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट आप ऐसा है जो उसमें यूज नहीं कर सकते? चाहे कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन किसी पे भी आ जाए, ये कॉमन है। एज इट इज इसको डायग्राम फॉर्म में बनाना, इसको एक्सप्लेन। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का जिसमें बेनिफिट पे ही फोकस करा गया है, क्या आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डोंट यू हैव द कैपेसिटी कि आप इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो? या आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? ये बता दो आप। और भाई आपस में चैटिंग में मत लगे रहो। एक, हाँ जी, इधर बात करो। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही? बताओ। यूज हो जाएगा? चलो एक काम हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चैलेंजेस भी कॉमन है भाई, इसमें भी कोई वो लॉजिक नहीं है। अब हमें मोटिवेशन तो बहुत बढ़िया है, पर भाई चैलेंजेस भी आएंगे, जरा चैलेंजेस को किक करके देखते हैं। देखो भाई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपको इंडिजिनियस कैपेसिटी बहुत लगेगी। इंडिजिनियस कैपेसिटी मतलब, अब देखो आप पढ़ रहे होगे करंट अफेयर्स में कि चाइना पे हमारी डिपेंडेंस है, किसके लिए? सोलर, ये जो आपके फोटो वोलेटिक मॉड्यूल्स होते हैं, पीवी मॉड्यूल्स, सोलर सेक्टर के अंदर ये इंपोर्ट होते हैं चाइना से, यस या नो? और यार एक सेकंड में ब्रेक लूंगा, देखो भाई करंट अफेयर जो लिख रहे हैं भैया, नोट्स लिखने हैं, ये सब बातें आफ्टर क्लास करना प्लीज। चैट में ना डिस्टर्बेंस होती है फिर, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है। चैट में जितना मैं पूछ रहा हूं बस उसका जवाब आना चाहिए, और कोई कुछ नहीं लिखेगा भाई, तुम कितने भी ज्ञानी हो, फिर कोई नहीं लिखेगा उसके अलावा कुछ, ठीक है? ये बात गारंटी होनी चाहिए। अब मेरे को और कोई मैसेज नहीं देखना चाहिए किसी भी बात का। जित क्यूएनए लिखा हुआ है ना भाई, क्यूएनए पे बात करेंगे, फ्लो ब्रेक मत करो। चलो, अब ये देखो, ये बात समझ आती है? हमारे को कैपेसिटी चाहिए, हमारे को बहुत चीजों में डिपेंडेंसी अभी हमारी बाहर है, ठीक है? तो एक तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि हमें अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है। कैपिटल इंटेंसिव, क्या विंड फार्म 500 रुपए में लग जाएगा? सोलर सोलर फार्म्स ऐसे ही लग जाएंगे यूं ही, बस लगा दिए? नहीं, कैपिटल, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई, कैपिटल इंटेंसिव है। टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए होती है, खासकर की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप न्यूक्लियर का आंसर लिख रहे हो तो ये हमारे पास अभी न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी तो है, फिजन नहीं है, यस या नो? तो भाई अब टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट्स आते हैं। आप किसी ने लिखा भी था, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल, ये हमारा पिछले संडे का लेक्चर है। क्या मिनरल की अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत है? नहीं है। तो हमको मिनरल्स की अवेलेबिलिटी अगर इंश्योर करनी है तो भाई कैसे करें? तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक काबिल स्कीम निकाल रखी है, हम बाहर जाके वो कर रहे हैं। अभी समझाएंगे भाई, रुक जाओ, ठीक है? अब देखो, लैंड, लैंड की अब, भाई सोलर फार्म बनाना है, विंड फार्म बनाना है, लैंड तो चाहिए। अब क्या होता है, ये करंट अफेयर्स हैं, अगर आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर, आप अगर जब आप सोलर फार्म्स बना रहे हो, विंड फार्म्स बना रहे हो, तो लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है। वहां की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं
वो वहां से डिस्प्लेस होती हैं। लैंड तो लाना है ना, लिमिटेड लैंड है, कहां से लाएंगे? तो ये प्रॉब्लम है। इसी से एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। आपने सुना होगा, जो भाई हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो राजस्थान में जो सोलर फार्म्स की वायर्स होती है ना, उनसे करंट लग रहा था उनको, उनकी डेथ हो रही थी उससे। अब कितना बड़ा लाइक प्रॉब्लम है। तो इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली ये वो देख रहे हो, आयरनी देख रहे हो, प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की सॉल्व करने जा रहे हैं और इन्वायरमेंट के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह के पर्सपेक्टिव्स ऐसे में बहुत काम आते हैं। ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट इश्यूज होते हैं। मतलब आपने भाई इतना बड़ा फार्म बना दी, भाई आपको इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ये सब है, इतना इजी नहीं होता उसको डिप्लॉय करना। एक आइडिया से लेके उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके बाद उसको मेंटेन भी तो करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? भाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी। रिकरिंग एक्सपेंडिचर है इंडिया के पास, वैसे ही हम देख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? अच्छा, आप जो पर यूनिट आपको कॉस्ट मिलेगी पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट बिजली जो सोलर से मिलेगी वर्सेस जो आज कोल से मिल रही है, सोलर की ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है। ये भी फैक्ट है। आप समझते हो ना, कोई नई ब्रांड आती है तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो बेचारे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं बेच पाते। ये बात समझ आती है? लॉजिक सबको समझ आता है? इतने तो आई होप आपको चीज समझ आ रही होगी कि भाई कॉस्टिंग डिपेंड करती है स्केल के ऊपर, कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। तो भाई टैरिफ्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब ज्यादा टैरिफ होगा, कौन खरीदेगा? लैक ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी को इंटीग्रेट कर दो। एक ऐसा सर्किट बना दो कि भाई तीनों सोर्स से एनर्जी आ रही है और फिर एंड कंज्यूमर के पास जा रही है। इसमें प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन इतनी है नहीं। इसलिए अभी आप आगे पढ़ोगे, सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है। तो इंटीग्रेट कर रही है, अलग अलग सोर्स है ना, उनको इंटीग्रेट करके एक बड़ा सोर्स बनाओ, एकता में शक्ति। ठीक है, वही। अच्छा, आगे चलो। आपने एनर्जी बना दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के पास एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बैटरी, समझते हो ना, लिथियम आयन बैटरीज, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके स्टोर करके रखो। ठीक है। और उसके बाद देखो, ये प्रॉब्लम तो बहुत ऑब्वियस नहीं है कि ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं थोड़े इनकंसिस्टेंट और सीजनल होते हैं। अब धूप नहीं आ रही तो कहां से सोलर एनर्जी बनेगी? अब अगर हवा नहीं चल रही तो कहां से विंड एनर्जी बनेगी? अगर रिवर्स में पानी का फ्लो नहीं है तो कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। मॉनसून के टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया चलती है, उसके अलावा नहीं चलती। अब बताओ, 12 चैलेंजेस है, 12 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ये बताओ। कोई भी आ जाए, सोलर आ जाए, विंड आ जाए, कुछ आ जाए, वो जनरल आ जाए, चैलेंजेस यही है। घुमा फिरा के यही लिखना है बस। हमें जाना है रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ, हमें गोल अचीव करना है। हमारी आज सिचुएशन क्या है, जाएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, अब जाते टाइम जो चैलेंजेस हैं वो देख लिया। अब हमको अगर ये सब पता है तो अब हम कुछ स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, यस या नो? अब स्टेप्स लेते हैं, अब कुछ करना शुरू करते हैं। पहला ही स्टेप क्या है? सेक्टोरल इनिशिएटिव। ये वो स्टेप्स हैं जो आप इंडिविजुअल सेक्टर में लोगे, सोलर में लोगे, विंड में लोगे, न्यूक्लियर में लोगे। तो सेक्टोरल इनिशिएटिव क्या हो गए? आपने पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, आपने वो स्पेसिफिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, वो भाई आगे आप पढ़ोगे। देखो वो भी बना रखा है, सोलर के लिए क्या स्टेप है, विंड के लिए क्या स्टेप है। ये है सेक्टोरल इनिशिएटिव। तो ये एक्सपैंड हो गया इसमें। ठीक है, आई बात समझ? अभी अभी तक समझ आ रही है बात? अब जनरल स्टेप्स देखेंगे। अब सेक्टोरल तो आपको मालूम है ना, आगे पढ़ लेंगे। अब जनरल जो सबके लिए कंबाइंड है, इसमें कोई ये नहीं कि सोलर तक से लाइक लिमिटेड है, ये आप कहीं पर भी यूज करो, कहीं पर भी। देखो, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ये बताओ। इतना बड़ा, अभी हमने देखा था ना, क्या प्रॉब्लम है, कैपिटल इंटेंसिव है तो फाइनेंस चाहिए होगा। अब फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो एनबीएफसी है, याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है हमने। बॉन्ड्स, ये सुनते हो, येलो बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने नेशनल क्लीन एनर्जी फंड बना रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन फंड है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल असिस्टेंस मिलती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा से। अब फाइनेंस के ऊपर 5 पॉइंट आपके ऊपर हैं, आपके पास हैं, तो बढ़िया नहीं है? यूज कर लेना आंसर में।
यस या नो? और कोई भी क्वेश्चन है ये यूज हो सकते हैं। फिर देखते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं। हमने बात करी थी ना लैक ऑफ इंटीग्रेशन की, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए क्या है भाई, ये देखो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं। आप सिंक कर रहे हो अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी को। यस या नो? कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये बात? नहीं है। फिर देखो, हम अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बना रहे हैं। जैसे हम टेक्सटाइल्स के लिए बना रहे हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, वैसे ही इसमें मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स। आवाज थोड़ी कम है भाई, अब पहले रुक के ये बताओ कि आवाज कम है कि नहीं। पता चला भाई रिकॉर्ड करते चले गए, आवाज ही नहीं आई। चलो ठीक है। अच्छा, सही है भाई, सही है। थोड़ा आप अपनी वॉल्यूम ऊपर करो भाई। फिर देखो, ठीक है भाई, ठीक है। एनर्जी ट्रेडिंग मैकेनिज्म, आपने सुना होगा एनर्जी ट्रेड होता है। कैसे होता है भाई? मतलब जिस तरीके से स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग होती है, वैसे एनर्जी की भी ट्रेडिंग होती है। इसलिए आपने इंडिया एनर्जी एक्सचेंज बना रखा है। ठीक है, ये बात समझ आती है? ओके। अब देखो, डेवलपिंग इंडिया इनटू अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग एंड रीयूज। आपने इंडिया को जो बोला था ना एफडीआई की अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में इसमें है? बैटरी स्टोरेज। बैटरी स्टोरेज कह रहा हूं, एनर्जी स्टोरेज जो ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कि भाई हमारे को एनर्जी स्टोरेज में प्रॉब्लम है, तो हमने क्या स्टेप लिया? हम इंडिया को लिथियम आयन बैटरी के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? इंडिजिनस कैपेसिटी नहीं है। हमने क्या कर दिया? हमने कहा लो भाई, पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आपको याद हो तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर सोलर पीवी मॉड्यूल्स की करोगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। यस या नो? फिर देखो, हमने नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन लॉन्च कर दिया। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड मतलब उसमें टेक्नोलॉजी एआई वगैरह यूज कर दिया। अच्छा, ये देखो, ग्लोबल कोलैबोरेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेट करो, तभी एकता में शक्ति भाई, दुनिया के साथ कोलैबोरेट करो। आप देखते होगे इंटरनेशनल रिलेशन में बाइलेटरल इश्यूज में एक कॉमन पॉइंट है, हम क्लाइमेट के ऊपर वो कर रहे हैं, बाइलेटरल रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं। यस या नो? होते हैं कि नहीं होते? भाई वही है, और कुछ है ही नहीं। आप एग्जाम्पल भी देख लो, यूएई के साथ हमने काम किया था। एग्जाम्पल भी एक कोट कर सकते हो। अब कोई और देखो, इसका लॉजिक क्या है? अब कोई नया एग्जाम्पल यहां मिला तो ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे, या ये भी मैं करके दूं? इतनी नॉलेज है कि नहीं है? यही तो चाहिए ना आपको। आपको एक गाइडेंस मिल जाए, एक रास्ता दिखा दिया, इस नोट्स को अपडेट करने का काम आपका है। ये करोगे कि नहीं करोगे? जिसने ये कर दिया भाई, वो अल्टीमेटली क्रैक करेगा। इससे ज्यादा कंसोलिडेटेड नोट्स अगर आपको कोई दे रहा हो ना भाई, तो आप बता दो, आपकी पूरी दिक्कत खत्म हो जाती है कि यार अच्छा हमें समझ आ गया करना क्या है, अब हम कर लेंगे। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक पेज का जो डायग्राम है जी, ये बताओ, इससे आप एनर्जी ट्रांजिशन को लेके यूपीएससी मेंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा जी, कोई भी, यू हैव इनफ मटेरियल टू आंसर। इतना ही पढ़ना होता है। अब पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लो भाई, पढ़ने को तो कोई एंड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इस इतना मटेरियल अक्यूमुलेट करने के लिए ना, जो रिसर्च लगती है, जो कंसोलिडेशन लगती है, वो आपका टाइम खराब करता है। आप सही, आप थोड़ा सोच के देखो। मतलब मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं आगे चलने से पहले, कि सोच के देखो, आप इस तरह की कंसोलिडेशन करना अगर आप खुद करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा? और क्या ये कोई इंटेलेक्चुअल काम है? सच बताऊं तो ये काम बहुत ज्यादा लेबोरियस है। आपको पढ़ना है, बार बार मल्टीपल सोर्स पढ़ने हैं, तब जाके आपको पॉइंट्स निकल के आएंगे। अब जब पॉइंट्स निकल के आएंगे, तब आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, तब आप उनको कंसोलिडेट करोगे। साला वही दिक्कत होती है भाई। भाई वही सारी प्रॉब्लम है। वो अगर करके दे दिया तो फिर आपको अब कुछ नहीं करना, आपको तो स्ट्रक्चर में घुस के फिट हो जाना है बस। हाँ, अब मैं कर लूंगा, अब मुझे मालूम है। अब एक एक ना एक बात समझना, सोलर एनर्जी पे यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। मुझे इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद मुझे चैलेंजेस लिखने हैं, मुझे स्टेप्स लिखने हैं, मुझे बेनिफिट लिखना है, मुझे वे फॉरवर्ड लिखना है। एक बात बताओ, कोई भी आएगा, आपके पास इंट्रोडक्शन रेडी है? हो सकता है, हो सकता है अभी हम सोलर देखेंगे तो हो सकता है सोलर के अंदर आपको थोड़ा सा और अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाए, स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन मिल जाए सोलर का। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो हमेशा है ना आपके पास, ये तो कभी भी यूज कर सकते हो। अच्छा, आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, कोई गोल लिखना है, अगर आपको सोलर का कोई स्पेसिफिक याद आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना ये लिख देना। अच्छा,
अब आप क्या लिखोगे? आपके सोलर सेक्टर के आंसर में चैलेंजेस होंगे, वो यही हैं, वो यही लिखने हैं। आपको बेनिफिट लिखने होंगे, वो यही हैं, वो यही लिखने हैं। अच्छा, स्टेप्स टेकन में भाई देखो, सोलर स्पेसिफिक स्टेप्स अभी देखते हैं, वो लिखोगे। और अगर इनमें से दो चार ही याद आए तो भाई ये कॉमन स्टेप्स लिख देना। आपको जोड़ मोड़ के पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर, अब अगर सोचो मैं सोलर का अलग नोट देता, न्यूक्लियर का अलग देता, उसके चैलेंजेस अलग से लिखता, उसके बेनिफिट अलग से लिखता। हो सकता है भाई सोलर के बेनिफिट्स एक दो यूनिक हों, एक दो यूनिक चैलेंजेस हों सोलर के, न्यूक्लियर के, लेकिन क्या हमको मेंस में 250 में से 200 नंबर लाने हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं लाने। हमको क्या करना है? हमको करना है काम ऐसा कि भाई लिमिटेड पढ़े और उससे सारे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करते चलें। बस वो काम करने के लिए इससे बढ़िया कंसोलिडेशन है ही नहीं। चलो, अब हमने ये देख लिया, हमने एक ओवरव्यू देख लिया, हमारे पास इतना मटेरियल है कि अगर कुछ नहीं भी आता ना हम आंसर लिख देंगे। अब थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, अब इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर घुसते हैं। अब आपको क्या करना है? देखो भाई, मैंने हर सोर्स लिखा है यहां पर। आपको सबसे पहले सोलर दिखेगा, फिर विंड दिखेगा, फिर आपको दिखेगा हाइड्रो, फिर दिखेगा न्यूक्लियर। इसको लेकर आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है, आप यहीं पर ऐड कर देना। आपको ये नोट्स में दूंगा, यहीं आजू बाजू ऐड करते चलना, कर दोगे? कुछ नया, कोई नया बेसिक इंफॉर्मेशन मिली, कोई नई चीज दिखी, यहीं ऐड कर देना। अगर कोई नई स्कीम आई, कोई नया स्टेप आया, वो यहां पर ऐड कर देना। बस आपके ये नोट्स अपडेट होते चलेंगे। ठीक है, अभी तक जितना है वो मैंने लिख दिया है, उसके आगे का आपको देखना है। ठीक है, चलो। अब देखो सोलर देख लो, सोलर के बारे में अब आपको मैंने क्या बोला था, सोलर पे इंट्रोडक्शन लिखना है, लिख देना भाई, लेट अस मेक द सन ब्राइटर। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? ये बताओ, लेट अस मेक द सन ब्राइटर, कितना सुंदर एक कोट है, इसको लिख देना। अब सोलर एनर्जी क्या करती है ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, कि सन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। ठीक है, एक बात याद रखना, डायरेक्ट करंट इज जनरेटेड इन सोलर एनर्जी वेयर एज ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड इन विंड एनर्जी। अब ये क्या है क्या नहीं है, तुम्हें इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे इंजीनियर बनने नहीं बैठे हो, बस रट लो। डीसी इज फॉर सोलर, एसी इज फॉर विंड। एसी से विंड आती है ना, बस ऐसे याद कर लेना। ये दिख सकता है प्रीलिम्स में, ये वो जुगाड़ू पॉइंट है। अच्छा, ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं ये सिलिकॉन के बनते हैं और सेमीकंडक्टर के बनते हैं। अब समझ आया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है, ये बात समझ आती है। फिर देखो आपको क्या लिखना है, एक ये एग्जांपल देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलराइजेशन ऑफ अ सन टेम्पल टाउन। ठीक है, हर घर, हर घर में आपने क्या कर रखा है भाई, सोलर एनर्जी पहुंचा रहे हो। ये एग्जाम्पल को सोलर सेक्टर के आंसर में यूज करोगे तो कितना मजे ही आ जाएंगे। अब इसी तरीके का कुछ नया मिले ना तो यहीं ऐड कर लेना। बस, पर ये नहीं कि भाई ये भर लिया पूरा, हर चीज आ रही है लिख रहे हो। एक दो अच्छी चीजें अगर मिले तो उन्हें लिख लेना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो स्टेप्स पे आ जाते हैं कि स्टेप्स क्या ले रहे हैं हम। सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाई थी, ये तो सबको मालूम है। यस या नो? सबको मालूम होनी चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ लेना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, पीएम कुसुम स्कीम, ये याद है? एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी पढ़ी थी कि जो एग्रीकल्चरल पंप्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ना चल के सोलर से चले, प्लस जो फार्मर उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे सोलर से, जो बच जाए उसको बेच दे, एडिशनल इनकम। ये पीएम कुसुम स्कीम एग्रीकल्चर में भी यूज हो सकती है। रूफटॉप सोलर स्कीम, इसमें क्या है, आपके रूफटॉप पे सोलर वो लगा दिया, बस वहां से एनर्जी आ रही है। नेशनल सोलर मिशन है। पीएलआई स्कीम हमने देखा, मैंने आपको बोला था सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी। अच्छा, हम ये बना रहे हैं एचआरडी का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये लिख लेना भाई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सूर्य मित्र, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब्स बोला था कि नहीं बोला था? हाँ जी, पीएम सूर्य हर घर बिजली योजना, इसको भी ऐड कर लेना। सूर्य मित्र ये है ग्रीन जॉब्स का एग्जाम्पल। ठीक है जी। फिर देखो सोलर पार्क्स बना रहे हो आप, मेगा सोलर पार्क्स, एग्जाम्पल। ग्रीन जॉब्स मतलब जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसमें जो जॉब्स हैं वो ग्रीन जॉब्स हैं। अगर सोलर सेक्टर में कोई इंसान काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो जॉब नहीं, वो ग्रीन जॉब कर रहा है,
क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेक्टर में है। ठीक है जी, ये है भाई एग्जाम्पल। अब ये 9 स्कीम्स मिल गई आपको, 9, इसमें एक और ऐड कर लेना, पीएम सूर्य घर घर बिजली योजना, उसको मैं ऐड करके आपको ये नोट्स दूंगा। बस हो गया सोलर। अब सोलर पे क्वेश्चन आएगा, इंट्रो भी है, स्टेप्स भी हैं, ये भी भूल जाओ तो इतना सारा मटेरियल और है, लिख देना भाई आंसर। ठीक है जी, चलो आगे चलो। सिमिलरली विंड, अब भाई विंड भी देख लो क्या होती है विंड एनर्जी, आई डोंट थिंक मुझे ये बताना चाहिए। ऑफशोर और ऑनशोर होती है। ऑफशोर मतलब शोर से हटकर कहीं कोई आइलैंड पे बना के बैठे हुए हो, सी के बीच में कुछ लगा रखा है। ऑनशोर मतलब कि मतलब जो लैंड मास है इंडिया का वहां पर है। ठीक है, हमारी नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफशोर फार्म्स हैं, ऑनशोर हैं, वो भी मैंने लिख के दे दिया है। रीपावरिंग ओल्ड टर्बाइंस, जो पुराने विंड फार्म्स में जो टर्बाइंस हैं उनको वापस से ठीक करो। जैसे कोल सेक्टर में हम बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स हैं उनको थोड़ा एफिशिएंट बनाओ, ऐसे इसमें है। हाइब्रिड सोलर विंड पॉलिसी है, कुछ नया मिले ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, अभी याद कर लेना है सबको। स्मॉल हाइड्रो क्या होता है और लार्ज हाइड्रो क्या होता है। स्मॉल हाइड्रो मतलब कि 25 मेगावाट से नीचे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। और अगर अबव है 25 मेगावाट तो वो लार्ज हाइड्रो है, और वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। यस या नो, ये याद रखोगे, बता दो। अभी तक समझ आ रहा है भाई, जुड़े हुए हो या सो गए? चलो बढ़िया। अच्छा, अब देखो, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा और ज्यादा सस्टेनेबल होता है, इसमें वो डैम्स क्रिएट नहीं करने होते इतने बड़े बड़े, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अब एक और आयरन ही देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी कितना ज्यादा हिमालयन टोपोग्राफी को खराब करते हैं, है कि नहीं? कितने ज्यादा इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन में बनते हैं, तो वहां की जो इकोलॉजी है, लैंडस्केप है, उसको खराब करते हैं। तो हमको रन ऑफ द रिवर पे जाना है। ऐसा कहां हो रहा है? दुलहस्ती चेनाब रिवर, एग्जाम्पल याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं? स्मॉल हाइड्रो के लिए अलग से प्रोग्राम चल रहा है। बस ये स्कीम्स हैं। आपको मेंस में आपको एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है इनको, आपको बस लिख के आना होता है। बस 5 पॉइंट खटाखट बनाने हैं, 3 यहां से उठा लिए, 3 4 यहां ऊपर से उठा लिए, ये रे, बस हो गया, खत्म। न्यूक्लियर एनर्जी भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। अब न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है जरा ये देखो। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी सोर्स फाउंड इन एन एटम्स न्यूक्लियर, ये तो आपको पता होगा ना कि जो एटम है उसके अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसमें उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहां पर आपको अगेन कोई आपको यहां पे साइंटिस्ट नहीं बनना, यहां पे कोई ओपन हाइमर नहीं बनने बैठे हैं हम। ठीक है, आपको सिंपल बात समझनी है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, बस खत्म। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये, इतनी बात पता होनी चाहिए। इसके 2 सब टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसको देखना है, यस या नो। और यहां पे मैंने शायद ऊपर कोई प्रॉब्लम करी है जो मैं देख पा रहा हूं। हाँ भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पे लिखना है, फिजन नहीं, ये मैं अपडेट करके दूंगा आपको, कोई बात नहीं, एक दो अगर कोई एरर है उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। कैसे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी? एक रिएक्टर होता है, फिर टरबाइन होता है। अब ये देखो यार, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ना, अगेन इट विल टेक मी 15-20 मिनट्स एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, क्योंकि वो काम ना रेलिवेंट नहीं है। अब समझाने को आपको भाई लोग समझाएंगे, समझ लो, लेकिन कौन सा यूपीएससी का क्वेश्चन ये बोलेगा कि आप न्यूक्लियर एनर्जी की क्रिएशन को समझाओ? दैट इज नॉट योर जॉब, दैट इज नॉट, आपको सिलेबस में लिखा हुआ है कि कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, पर ये नाम याद होने चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि ऑल्ट मीटर कहां यूज होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हाँ रिएक्टर होते हैं, हाँ मालूम है इंडिया का। अब मैंने ना एक रील बना रखी है, अगर आपको मालूम हो, इंस्टाग्राम पे, इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उसको देख लेना। ठीक है, अब ये सब चीजें जो है ना भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्टर में कौन कौन से रिएक्टर होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, लाइट वाटर रिएक्टर क्या होता है, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। और अगर कभी समझना भी पड़ा ना तो फिर इसके लिए अलग से ही कोई लेक्चर लेना पड़ेगा। अभी के लिए आप थीम समझो कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप कर रखा है, ये याद रखना, कैप 3। बस इंडिया में इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एनपीसीएल है, इसको याद रखना। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, ये याद रखना।
इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कौन सा है वो याद रखना बस। मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील यू शुड रिमेंबर। अब इसकी डिटेलिंग अब देखो, हम ये एक जो आपको जरा सा कॉलम मिल रहा है ना, ये एरिया जो है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनर्जी है। इसको अगर अब एक्सपैंड करना है तो फिर अलग से करना पड़ेगा। हर चीज हमने देखा ना, अभी हम एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, अगर आप देख पा रहे होगे तो सेक्टोरल इनिशिएटिव को अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस इस पे है। अब अगर आपको इसको फर्दर एक्सपैंड करना है या फिर इसको फर्दर एक्सपैंड करना है तो वो एक अलग काम है। आई होप यू नो कहां पर सिलेबस चेंज हो जाता है, कहां पर ज्योग्राफी खत्म होती है तो इकोनॉमी शुरू होती है, कहां इकोनॉमी खत्म होती है तो एनवायरमेंट शुरू होता है। यस या नो? अभी हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर सेक्टर को अगर पढ़ने बैठेंगे तो इकोनॉमी हो जाएगा, सोलर सेक्टर को पढ़ेंगे, सोलर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे तो इकोनॉमी हो जाएगा। समझे? चलो, तो इसको फिर कभी अगर टाइम मिला तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं, इसकी डिटेल्स को। ठीक है? अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो देख लो आप। इसमें एक पॉइंट मैं बताऊंगा, सिविल लाइबिलिटी, ये आजकल भी न्यूज में थी। अगर आपने देखा होगा कोई ना कोई ऐसा मैंने पढ़ा था टॉपिक था जिसमें ये न्यूज में था कि सिविल लाइबिलिटी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का ना बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होता है। सोचो ना, आपने सुना होगा भाई डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गए, यस या नो? तो जब ऐसा होता है तो लोगों की जान जा सकती है, तो लाइबिलिटी तो होगी ना किसी की। ये बहुत ज्यादा ना इस तरीके का सेक्टर है जहां पे डेंजर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो जरा ध्यान रख के चलना होता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब देखो, छोटी छोटी जियो थर्मल एनर्जी, ये आपको मालूम होगा कि जो वो नहीं पढ़ते आप आपकी ज्योग्राफी के अंदर, सोर्सेज होते हैं जियो थर्मल एनर्जी के, हीट सोर्सेज होते हैं, गर्म पानी होता है। यस या नो? बोल दो। ये वो है, पूगा वैली में इंडिया में हो रहा है, हॉट स्प्रिंग्स, हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स नहीं भाई, हॉटस्पॉट्स कुछ और होता है। हॉटस्पॉट्स तो होते हैं जहां पे वो लावा नीचे से निकल के आता है, बिल्कुल। हॉट स्प्रिंग्स, बिल्कुल। ठीक है? वहां पे जाके आप जो अर्थ की क्रस्ट से जो हीट आ रही है उसको यूज करके, उसको बोलेंगे ना जियो थर्मल। जियो का मतलब क्या? अर्थ के क्रस्ट से जो हीट हीट निकल के आ रही है, जो थर्मल एनर्जी निकल के आ रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हो। ऐसा कहां पर हो रहा है? पूगा वैली, लद्दाख, इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल प्रोजेक्ट। फिर बायो एनर्जी, जो वेस्ट है, वेस्ट, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, नाम याद रखना। अब एक एक टेक्नोलॉजी को समझने बैठ गए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, भाई वो काम तुम्हारा है। या फिर उसके लिए अलग पढ़ाने क्लास लेनी पड़ेगी। अब वो करंट अफेयर नहीं है, इसलिए मैं इसमें घुसता नहीं हूं। आपका कोई ना कोई टीचर होगा ना भाई, उससे पूछना भाई बताओ ये क्या होता है। मैं आपको करंट अफेयर का काम आसान कर रहा हूं। ठीक है? क्योंकि फिर तो ये मतलब फिर तो स्टैटिक पे चले जाएंगे हम। को जनरेशन क्या होता है शुगर मिल्स के अंदर? ठीक है? ये सब आपको समझना है, क्योंकि जो बैगेज होता है ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। यस या नो? समझ आ रहा है? बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, ये समझ आई दो चीजें? अच्छा, फिर अब एक नया हम काम कर रहे हैं, ओशन एनर्जी। उसको भी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या करा भाई, इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में डाल दिया है। बताओ भाई, कुछ समझ आ रहा है या हैवी तो नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हैवी हो रहा है ये, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप समझो, अभी हम इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप भैया बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आधे घंटे एक घंटे में, इसमें बहुत काम और लगेगा। ये लेकिन ये तीन जो पेज है ना, ये हमेशा आपके टॉपिक से पहले आने चाहिए, तीन पेज, कि भाई ये हमारी लिमिट्स हैं, इसके अंदर खेलना है। अब तो क्या करना है, बस घुसना है ना डीपर, इसमें आपको ये चीज उठा ली, इसके अंदर घुस गए, अब इसको पढ़ने बैठ गए कि अच्छा भाई ये पर्टिकुलर पायरोलिसिस क्या होता है। अब अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर समझना है, आप इसके अंदर चले गए कि भाई अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर को समझते हैं। ठीक है? नहीं, ओशन एनर्जी इज नॉट सेम एज हाइड्रो एनर्जी, प्रेरणा, इट इज नॉट। बता दो। इसलिए ये वो पॉइंट है जिसको आपको समझना है कि भाई ये हमारा ओवरव्यू है, ये वो ढांचा है, ये वो फ्रेमवर्क है जिसके अंडर हमको सारा काम करना है।
हाँ जी, टाइडल वेव। ठीक है, टाइडल वेव एनर्जी भी कह सकते हैं इसे। बताओ। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था 1 घंटे में इस टॉपिक को कंसोलिडेट करना, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ज्योग्राफी की, उसमें ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज मेंशन्ड है, सोलर विंड टाइडल ये सब है। उसको पढ़ना, और अगर कुछ नया मिले यहां पर ऐड कर देना। मेरा देखो, मेरा ना पर्पस यही होता है। मेरा पर्पस क्या है ना, आप लोगों को एक गाइडेंस है ना। कोर काम क्या है भाई, पढ़ना आप लोगों को है। लेकिन आपकी पढ़ाई को अगर आसान बना दिया जाए, आपकी पढ़ाई के काम को आसान बना दिया जाए ना, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। आपको ये मालूम है कि मुझे अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो किस बड़ी चीज का पार्ट है, और अगर मुझे कुछ मैंने पढ़ा वो ऐड कहां करना है। एक बात बताओ, करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी डाउट यही नहीं होता कि नोट्स कैसे बनाएं। करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं, उसको ऐड कहां करें, वो ऐड कहां करना है वो बता दी। डेटा आएगा यहां ऐड करोगे, ठीक है, कोई नई स्कीम आएगी यहां ऐड करोगे, अगर सोलर के बारे में कोई नया फैक्ट देखने को मिला यहां ऐड करोगे। सब मालूम है ना आपको कि भाई करंट अफेयर में न्यूज पढ़ी, खट से गए अपने नोट्स में ऐड कर दिया। यही तो चैलेंज है सबसे बड़ा। अगर ये सॉल्व हो गया यार, आप सब पढ़ सकते हो, पढ़ाई कभी भी दिक्कत नहीं होती यूपीएससी में। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? पढ़ाई तो तब मैं मानूं कि अगर यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही हो, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, हम यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हो, हम यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हो। भाई तब है ना कॉम्प्लेक्स बात, तब दिक्कत की बात है। ये क्या है? ये तो सिंपल चीजें हैं, पर इतना वास्ट सिलेबस होता है कि उसको कंसोलिडेट करना यूपीएससी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और अगर वो कर दिया फिर तो काम हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, ये आपको काम आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी चीज ही आप लोग सीख कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मुझे ये जानना है कि क्या कुछ आपको ऐसा ही नहीं चाहिए होता कि यार ऐसा कुछ मिल जाए, अब मुझे पता है कि मुझे इसके अंडर रहना है, ये मेरी लिमिट है, बस ये काम है। ठीक है। आई होप एनर्जी ट्रांजिशन का ये टॉपिक है, ये समझ आया होगा आपको। ठीक है। इसको आप यूज करना, इन नोट्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करना, इनको अपडेट करते रहना। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपडेट करते रहो। और आखिरी में जाके ये 3 पेज ही ना, क्योंकि यार खुद सोचो भाई, तुम्हें मालूम है, तुम में से किसी ने मेंस लिखा है कभी? किसी ने लिखा है तो बताओ मेरे को। भाई मेंस में ना, आप सोचो, आपको फ्राइडे को ऐसे का पेपर लिखना है, सैटरडे सुबह जीएस 1, शाम को जीएस 2 है। वापस आओगे रात तक, संडे सुबह जाओगे जीएस 3, और 2 घंटे के ब्रेक के बाद आपको मिलेगा जीएस 4। जो लोग ना आपको इतने लंबे लंबे नोट्स देते हैं, जो आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स ऑफ द डे, इतने लंबे लंबे करंट अफेयर पढ़ा दिए, टॉपिक पढ़ा दिए, उसको बोलना भाई मैं पढ़ूंगा कब, ये कब रिवाइज करूंगा? भाई अब आप सोचो, आप सैटरडे रात को जीएस 2 का पेपर देके आए, अब आपको एनर्जी सेक्टर पढ़ना है, आपके पास इतने बड़े नोट्स हैं, इतने बड़े, आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। पर अगर आपके पास ये 3 पन्ने हैं बस, बस अब क्या करना है, आप तो बस इन्हें रिवाइज करना है। सुबह दे के आओ पेपर जबरदस्त तरीके से। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? ये है भाई। ठीक है। चलो, जब मेंस दोगे ना भाई, तब आपको समझ आएगा इसका लॉजिक, इसकी वैल्यू। अभी शायद समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन तब समझ जरूर आएगी। चलो जी, 1 घंटे में आपका ये टॉपिक समाप्त। अब आप इसको अपडेट करते रहना। अब आगे चलते हैं अपने बेसिक, जो हमारे भाई प्यारे करंट अफेयर इस हफ्ते आए थे। मैं फिर बोलूंगा, इस हफ्ते तो करंट अफेयर के नाम पे भाई मजाक ही चल रहे होते हैं, किसी किसी हफ्ते इतने करंट अफेयर आ जाते हैं कि पूछो मत। और कभी कभी फिर वही रहता है कि बेसिक ही रहते हैं, क्योंकि वीक में कितना ही आएगा और रिपीटिशन ज्यादा हो जाती है। इस हफ्ते कुछ ऐसा क्रेजी निकल के आया नहीं जिसको मेरे को लगेगा भाई ये है। पर हाँ, कुछ चीजें हैं। कैश ट्रांसफर देखा था, ये लिखा था किसी ने वाई। हाँ जी, ये वाई लिखे थे। अभी भी नहीं लिखे हैं ना, तो लिखना है ये स्पेस अभी भी दिया है मैंने। कि जब आपको कैश ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बेनिफिशियरी के हाथ में कैश दे दिया। पर इसमें लीकेजेस होती हैं, क्यों होती हैं? एक दो एग्जांपल देता हूं, चलो। टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो लीकेजेस होंगी, मिडिल मैन है, बिल्कुल। ये पता है क्या होता है, देखो, इस तरह की एक्टिविटीज ना आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। करप्शन, क्यों? आपको मेंस के अंदर हर चीज नहीं याद रहेगी। मैं मतलब रो रहा हूं बोल बोल के
भैया जो आप नोट्स बना रहे हो ना, वो कुछ याद नहीं रहेगा। आपका असली स्किल है मेंस एग्जाम हॉल में बैठे बैठे पॉइंट्स क्रिएट करना। अगर वो करना जिसको आ गया भाई, वो ही जाएगा आगे। तो ये प्रैक्टिस ऐसे छोटे छोटे टास्क के थ्रू करते रहना। ठीक है। अब देखो आपने लिखने लग गए ना, ब्लैक मनी, करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी तो अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी? बस ऐसी बात है, ये पॉइंट सोचो। फिर एक और आयरनी देखो, ये आप यूज कर सकते हो। ये देखा था ये एग्जांपल मैंने दिया था कि आज के टाइम पर भी दलित कम्युनिटी को टारगेट हो रहे हैं वो, बिल्कुल सच बात है बात। आज हमने दो ऐसे के लिए बहुत बढ़िया चीजें देखी। अगर आयरनी पे कभी इस तरह के मीन्स वर्सेस एंड्स, इन पे ऐसे लिखना हो, एथिक्स का आंसर लिखना हो, हम लोग एनर्जी सेक्टर में ही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम रिन्यूएबल सेक्टर पे काम कर रहे थे, लेकिन हम वो करते करते एनवायरमेंट को ही हार्म कर रहे थे। यस या नो? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब देखो, यहां पर हम दलित कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाते हैं, लेकिन वही एक्ट को मिसयूज करते हैं लोग। आयरनी है कि नहीं है? बस ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं भाई। जो कहते हो ना, आप ऐसे कैसे लिखें, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। अब यही तो इशू चल रहा है ना भाई। अभी नया जो इशू आया है कि किस तरीके से जेल के अंदर भी कास्ट के बेसिस पे एक्टिविटीज अलॉट हो रही हैं। अभी हम वो प्रिजन रिफॉर्म्स में देखेंगे। देखो, ये है बात बात। इस तरह के एग्जाम्पल्स को ना, मैं क्यों देता हूं ये एग्जाम्पल्स? अब यहां पर पता है क्या, आपको करंट अफेयर्स की मार्केट में क्या मिलेगा? SC ST एक्ट के डिटेल्ड प्रोविजन, इसका क्रिटिकल है। कौन पूछ रहा है भाई? कुछ उसका न्यूज में, करंट अफेयर में रेलेवेंस आएगा तो देखेंगे। अभी इतना पढ़ना है बस, समझे? चलो, अब ये टर्म देखी थी, कैश काउ पोर्टफोलियो, इसको याद रखना। कैश काउ पोर्टफोलियो क्या होता है? वो डिपार्टमेंट्स जो रेवेन्यू क्रिएट जनरेट करते हैं। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे इसको पॉलिटी के अंदर। ठीक है। अब ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। अब जरा आर्टिकल 19 पे आज बात करते हैं। ये फैक्ट चेक यूनिट ने मेरी दिमाग खराब कर रखा है, और मेरे पास एक दो डीएम भी आने लग गए थे कि भैया इसको और डिटेल में पढ़ाओ। भाई क्या करोगे डिटेल में? अब डिटेल देखो, डिटेल ये नहीं है, ये तो छोटी सी न्यूज है। डिटेल है आर्टिकल 19। क्या है आर्टिकल 19? एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं, तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19 ये देखो यहां क्या लिखा है, देखो, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू SAAMRP, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम कुछ भी बोल दो, तुम कुछ भी बोल दोगे, तुम हेट स्पीच देने लग जाओगे। ये बताओ ना, तुम उठ के जुडिशरी को, मतलब क्या, जाके कुछ भी बोल दोगे? आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दोगे? आप क्या कोई क्या कहते हैं वो बोलते हैं ना, अश्लील बातें कर लोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि देर आर रिस्ट्रिक्शंस। नो राइट, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। अब ये इसका एग्जाम्पल यही है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दे दिया, लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लिख के दी है कि देखो, सिंपल बात क्या है, तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, एनी लॉ और न्यू लॉ बाय स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सारा गेम क्या है, कोर्ट क्या करता है? देखो कोर्ट का काम क्या है, मेरे को फंडामेंटल राइट है, मैं हूं एक एक पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट है जी, मैं जाऊंगा कोर्ट के पास, मेरा फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करा है। कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट का काम है ये देखना कि जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई है, क्या वो रीजनेबल है या नहीं। अगर है तो जी ओके, तो तुम चुप हो जाओ भाई, मेरे को बोल दे कि भाग जाए यहां से। और अगर वो रीजनेबल नहीं है तो वो गवर्नमेंट को बोलेगी कि तू भाग जाए यहां से। बस। फैक्ट चेक यूनिट के केस में क्या हुआ, कोर्ट को लगा कि जी ये जो आपने फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इसलिए ये वॉइड है। कोई भी चीज अगर रीजनेबल नहीं होगी और फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड होगी। बस इतनी बात है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ और भाई बहुत सारे इसमें फ्रीडम लिखे हैं, और सबके एक एक वो लिखे हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस।
ये पूरे आर्टिकल 19 पे मैंने एक रील बना रखी है, आप वो देख सकते हो। बाकी आर्टिकल 19 को प्रिपेयर करने के लिए आपको, आई होप आपको मालूम है, मैंने सारे फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से एक एक पेज में कवर कर रखे हैं। आप वो देख लेना एक बार। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो इतना ही काम आता है बस। बस हो गया, इतना काम है। रिस्ट्रिक्शन है, फंडामेंटल राइट है। रिस्ट्रिक्शन अगर रीजनेबल नहीं है तो भाई वो वॉइड है, बस। सिंपल, इससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, अब अगली थीम जो न्यूज में थी वो थी इलेक्शंस। इलेक्शंस हो रहे हैं, हरियाणा में हुए, जम्मू एंड कश्मीर में हुए। ये बात आपने, मैंने रील में समझाई थी, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं अब। इलेक्शन अगर इंडिया में हो रहा है, क्या इन चार लोगों के अलावा कोई और है? पहले आप बताओ, अगर आपके पास कोई और है तो बताओ, मैं भी देखता हूं कौन है और। आर्टिकल्स का पीडीएफ हिमानी टेलीग्राम पे है, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा बस। देखो भाई, इलेक्शन कमीशन होता है। अरे फॉरेन पावर्स कहां से आ गई अभिषेक सोधी? फॉरेन पावर्स को तो हम अपने आप चेक में रखते हैं। देखो भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके बाद भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप देख रहे हो सारी की सारी। उसके बाद मीडिया है। उसके बाद आपके वोटर्स हैं। हाँ यार, वो लास्ट मंथ अमेरिकन विजिट वो सब तो नॉनसेंस है ना, वो कोई पार्टिसिपेट थोड़ा ना कर रहे हैं हमारे इलेक्शन में। वो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे होता है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टिसिपेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो दुनिया करती रहे ऑब्जर्व, हम तो भाई वैसे भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारा तो इलेक्शन ही इतने बड़े होते हैं जो दुनिया में कोई कराता नहीं। तो वो सब कोई पार्टिसिपेंट्स तो यही है ना। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये चिल्लाने लग जाते हैं। ये देखो एग्जिट पोल क्या कहता है, देश का माहौल, वोटर, पार्टीज और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शंस के ऊपर जब भी पढ़ाई करो, जब भी आंसर लिख रहे हो, ये चार डिमेंशंस को सोचना। इन चार डिमेंशंस में से इस हफ्ते दो बात न्यूज में आई। ये जो वोटर है, ये किस बेसिस पे वोट कर रहा है, ये देखो। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में वोटर इन फैक्टर्स पे वोट करता है? इसको समझाने की, कास्ट एंड रिलीजन, भाई आपको मालूम है, मतलब इसको मैं क्या समझाऊं, यू ऑल नो। जाति पे वोट होता है इंडिया में, आज भी होता है, सैड रियलिटी है कि नहीं? फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे भी लोग वोट करते हैं कि भाई हाँ भाई दिल्ली में स्कूल बना दिए तो लोग उस पे वोट कर रहे हैं, या फिर कोई इंटर नेशनल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पे वोट करेगा, कोई रीजनल पे करेगा, है कि नहीं? यस या नो? कोई लोग रीजनल इशू पे वोट करता है, कितने आप में से लोग हैं जो वोट करते होंगे इस बात पे कि भाई मेरे घर के आगे रोड किसने बनाई है, मैं उसको वोट दूंगा। कोई लोग नेशनल इशू पे वोट करते हैं कि भाई इंडिया ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो मैं भाई नेशनल पार्टी को वोट दूंगा। कोई लोग लीडर की कैरिज्मा पे वोट देते हैं, किसी को भाई कोई लीडर लीडर पसंद है, किसी को कोई लीडर पसंद है ना? किसी को भाई मोहब्बत की दुकान पसंद है, तो भाई किसी को भाइयों बहनों पसंद है। अब बाकी आप समझदार हो, है ना? अच्छा, भाई कोई पार्टी की, भाई किसी लोगों की कसम से कोई खा के बैठा है हम तो भाई ये याद है ऐसे बोलते हैं, हम तो इस पार्टी के ही हैं, हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो भाजपा के हैं, है कि नहीं? भाई तुम कहां से हो? अबे तुम्हें कौन टिकट दे? मैं भाई इतना फनी लगता है ना मुझे, मुझे तो पर्सनली देखो, पॉलिटिक्स में मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है। इट इज माई वोट, भगवान ने मुझे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो राइट मिला है मेरे को वोटिंग का। उसको भी मुझे जस्टिफाई करना होता है लोगों को कि मैं किसको, भाई मैं किसी को वोट डालूं। मुझे जो वो पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट में सबसे अच्छा सिंबल दिख गया, मुझे फुटबॉल दिख गई उसमें, मैं उसको डालाऊंगा वोट, मेरी मर्जी। भाई मेरा वोट है ना, मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? पॉलिटिक्स मतलब घर में मैं देखता हूं भाई, आपस में आप देख रहे होगे लड़ाई हो रही होती हैं। अबे तुम्हें कोई, तुम्हारी इलेक्शन से पहले भी कोई औकात नहीं थी और इलेक्शन के बाद भी नहीं होगी। ठीक है? क्यों? तुम्हें कौन दे रहा है पार्टी की टिकट? तुम कहां से हो गए? भाई तुम आईएएस की तैयारी कर लो, तुम कहा काहे कोई चक्कर में पड़ रहे हो? राइट, तो ये तो मुझे बड़ा ही स्टूपिड लगता है। भाई मेरा वोट है, मैं चाहे जिस मर्जी को दूं। ठीक है, मैं जिस मर्जी को दूं, मेरी मर्जी, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। यू नेवर, इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ट्रस्ट मी, अगर आप पॉलिटिकल डिबेट्स में पढ़ रहे हो ना तो आप बहुत गलत जा रहे हो। आपको भाई सिंपल बात रखनी है, इट्स माय वोट, इट इज माय राइट, आई हैव द फ्रीडम टू एक्सरसाइज इट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन।
Why I am voting for a particular party? It's my choice. Simple. And it is your choice. Vote for anything. Ultimately, अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, इट इज द मैंडेट ऑफ द पीपल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यही तो है इंडिया में सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। माना अगर 10 वोट गिरे हैं और एक पार्टी को 4 वोट मिले हैं और बाकी पार्टीज को 3 3 और 1 मिले हैं, भाई जिसको 4 मिले हैं वो जीतेगी। लेकिन क्या उसको मेजोरिटी का सपोर्ट है? नहीं, 60% लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट करा है। लेकिन इंडिया में सिस्टम ही ये है। आप या तो 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम कर दो, यूएस जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आओ, या तो ऐसी बातें करो ना। अब जो है वो है भाई, वो सच है, उसको एक्सेप्ट करो। है कि नहीं भाई? अपना अपना पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर रखो, सिंपल। अब भाई मीडिया नैरेटिव, ये अब इस पे भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा भाई, क्योंकि सेडिशन लॉज इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे पे भी लग जाएगा, इसलिए मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं। मीडिया नैरेटिव तो आपको मालूम ही है क्या ही चलता है, राइट? ये जो मैं बात कर रहा हूं, फैमिली पीयर इन्फ्लुएंस, भाई घर वाले, मतलब घर में इतना इन्फ्लुएंस होता है, आपस में लड़ लेते हैं लोग कि भाई नहीं, हमारा तो पूरी फैमिली ही इस पर्टिकुलर पार्टी की है, तुम्हारे को गोद ले रखा है ना। मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ये इंडियन वोटर है भाई। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके इनकी इनके ऊपर पूरी चर्चा है कि नहीं है? इनकी इंडिपेंडेंस को लेके, इनकी ऑटोनॉमी को लेके, इनकी अपॉइंटमेंट को लेके सारा कलेश हुआ था कि नहीं हुआ था? अब कनेक्ट कर पा रहे हो? थीम पकड़ रहे हो? इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहेगा, फिट कर पाओगे? अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रही हैं पार्टीज, भाई आपको मालूम है ना, इलेक्शन से 2 दिन पहले क्वार्टर, ये लो भाई, जरा सा रात को आराम से पी के सोना मस्त, सुबह उठोगे सीधा वोट खट। रात को सपने में एक आपको आएगी इमेज, वही जाके सुबह वोट्स पे वोट डाल के आना है। वो क्या है? यही तो है, पॉलिटिकल पार्टीज ये सब काम करती हैं। यूज ऑफ मनी मसल पावर होता है इलेक्शंस में, ये देखो भाई। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू है, इलेक्शन कमीशन के अपने इशू हैं। अब एक इशू जो नया निकल के आया वो क्या है, जो अब डेवलपमेंट्स आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी भी तो होनी चाहिए। अगर देश में डेमोक्रेसी चाहिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी का मतलब क्या? कि भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है, ठीक है, उसके इलेक्शंस भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शंस करा रही हैं, या फिर सिर्फ डायनेस्टी पॉलिटिक्स है कि भाई हाँ ये फैमिली चल रही है, इसी का बच्चा ही बनेगा पार्टी हेड, ऐसा भी होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और इंडिया में बहुत सी पार्टीज हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करती हैं, तो इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में है। फिर दूसरी चीज, अब आपने देखा होगा पार्टी में स्प्लिट हो गया, महाराष्ट्र में हुआ। अब जब स्प्लिट हो गया दो पार्टी एक ही पार्टी में, तो ओरिजिनल पार्टी का जो सिंबल है, नाम है, वो कौन सा फैक्शन लेगा, उसको कैसे डिसाइड करेंगे? उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या यूज करता है, वो देखता है भाई किसकी मेजोरिटी है, किसकी मेजोरिटी है हमारे कोर्ट में। अब वो मेजोरिटी जिसकी है लेजिस्लेचर में, उसको वो दे देगा। तो क्या ये टेस्ट वैलिड है? ठीक है, क्या ये टेस्ट वैलिड है? इस पे डाउट है। ये एक पर्सपेक्टिव है, आपको अपना इस पे ओपिनियन नहीं लिख के आना है भाई, क्योंकि आपसे कोई ओपिनियन मांगेगा भी नहीं। आपसे एग्जाम में मांगा जाएगा प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है। वहां पर ज्यादा भावुक होके अपना ओपिनियन मत लिखने बैठ जाना। आपको बताना है ये इश्यूज हैं इलेक्शन के अंदर, भाई देख लो इसको, कैसे देखोगे? हमें आईएएस बना दो फिर बताऊंगा आगे। मतलब ये है, तुम कौन हो भी बताने वाले, जब तक तुमसे पूछा नहीं है तो। कहीं वहां बैठ के लिखने लग जाओ, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। भाई सजेशन जो कमिटी ने दिया है वो लिखोगे, और प्रॉब्लम्स जो है बस उसको मेंशन करोगे, उससे आगे अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे। शाना बनो, डेढ़ शाना मत बनो, ठीक है? अच्छा जी, मीडिया, मीडिया के तो क्या कहने, हमें पता ही है भाई। मीडिया ट्रायल्स, मीडिया तो भाई पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, फिर इनकी ऐसी तैसी होती है। इनके बारे में आपको मालूम ही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स, भाई एथिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडिया एथिक्स। मीडिया के एथिक्स ही खत्म हो गए हैं, तो मीडिया को अपने एथिक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट? अब आपको कोई भी करंट अफेयर मिलेगा, अब लेट अस से आप इलेक्शंस के नोट्स बना रहे हो, ऐसा ही बनना। जब इलेक्शंस के नोट्स बनाओ ना, तो क्या करना, इलेक्शन के नोट्स के अंदर ये आप कर लेना, ठीक है? ये सेक्शंस डिवाइड कर देना कि इलेक्शन कमीशन को लेके अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं उस पे नोट्स बनाऊंगा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे, मीडिया पे और वोटर पे, जो भी करंट अफेयर आ रहा है इन 4 कैटेगरी में डालना है। दिया कह रही है यूट्यूबर, भाई यूट्यूबर भी तो मीडिया के पार्टी हैं, सोशल मीडिया ही तो है वो, बस।
ये बात है। अब भाई ये तो खतरे में है, इंडिया में भाई पॉलिटिक्स खतरे में चलती है, खतरे में, कभी कुछ खतरे में है तो कभी कुछ खतरे में है। कुछ खतरे में अगर है ना, तो भाई अल्टीमेटली बात होनी चाहिए कि देश खतरे में है कि नहीं है, बाकी कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एनीवेज आगे चलते हैं। ये याद है किसी को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? हाँ जी, हमने पढ़ा था, इसमें से हमने क्या पढ़ लिया? डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट कंप्लीट हो गई थी। ठीक है जी, डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट पढ़ चुके हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म। आज टाइम कम पड़ता है इसलिए मुझे मालूम था, इसलिए भाई मैंने इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करा है। प्रिजन रिफॉर्म्स मैं आपको किसी ना किसी संडे कैप लेक्चर में पढ़ा दूंगा। आज बस एक एग्जांपल देखा हमने न्यूज में कि किस तरीके से, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या था ना, जो ये हमारे प्रिजन है वो स्टेट के अंडर आता है, ये बात मालूम है आपको? प्रिजन रिफॉर्म्स, प्रिजन्स जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट्स में जब कॉलोनियल टाइम के लॉज हैं, ठीक है, तब क्या होता था, जो आपकी कॉलोनियल प्रैक्टिस होती थी कि जब जेल के जो इनमेट्स होते थे, उनको जब आप जेल में काम अलॉट करते थे ना, तो उनकी कास्ट के बेसिस पे करते थे। अब बताओ, इंडिया में ये लोग इतने नालायक हैं, ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, इन्होंने लॉ अपडेट नहीं करा। ये है भाई प्रॉब्लम प्रिजन के अंदर। तो अब कोर्ट को दिखा, भाई कर के आ रहे हो भाई, कुछ तो कर लो, ये चीजों को इंप्रूव करो पहले। ठीक है, तो ये चीज है। अब प्रिजन के अंदर और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है प्रिजन के अंदर कितना ज्यादा रेप के केसेस होते हैं? प्रिजन के अंदर कस्टोडियल वायलेंस होता है, सैनिटेशन, डिजीज आउटब्रेक, ओवर क्राउडिंग, एड्स, एड्स तक फैलता है हमारे प्रिजन के अंदर। भाई जेल कोई आसान चीज नहीं है इंडिया में। और अंडर ट्रायल्स, आपको पता है, बंदा कन्विक्ट कन्विक्ट नहीं हुआ, अभी उसको ट्रायल चल रहा है, और जिस केस के लिए ट्रायल चल रहा है ना, उसकी मैक्सिमम सजा है 10 साल। 7 साल से केस चल रहा है, और 7 साल बाद वर्डिक्ट आता है कि अरे नहीं नहीं सॉरी, गलती हो गई हमसे, आप तो कोई वो नहीं थे, क्या कहते हैं, कन्विक्टेड नहीं हो, आप गिल्टी नहीं थे। वो कहेगा हैं, वो मीम देखा है जो क्रिकेट में वो बंदा ऐसे अपने कमर पे हाथ लगा के खड़ा हुआ है, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कैच छोड़ दी थी? वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? अबे क्या है ये, 7 साल तुमने मुझे जेल में रखा, और अब कह रहे हो तुम गिल्टी नहीं हो? भाई अब मैं गिल्टी हूं, मैं 3 साल भी कर ही लेता हूं, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। मतलब अब क्या ही बचा है फिर? तो आप देखो प्रिजन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खुद भी इसको पढ़ने की कोशिश करना एक बार। ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म्स, और हमें इसमें बहुत सारी कमिटी रिकमेंडेशन, बहुत कुछ है, वो मैं बना के दे दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या है जेल के अंदर वो सोचना एक बार। ठीक है, चलो, राइट, आगे चलते हैं। बाकी हाँ, अभी हम क्या कहते हैं, आई एम ट्रैवलिंग फॉर अ पॉडकास्ट विद एन आईपीएस ऑफिसर, तो मैं बात भी करूंगा इसके ऊपर, प्रिजन रिफॉर्म्स के अंदर, वो एपिसोड आप जरूर देखना। ठीक है, चलो भाई, एंड अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर। ओके, ठीक है। अब बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे पीयूष, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको याद होगा एक बार ना एक केस हुआ था दिल्ली के अंदर, मुझे याद है, एक लड़का था, सरदार था वो। ठीक है, ही वॉज अ सिख, टर्बन पहनते थे वो। उसने एक लड़की को ट्रैफिक सिग्नल पे, एक लड़की ने उसकी वीडियो बना दी थी कि वो मुझे छेड़ रहा है, बाइक पे था वो। और बहुत सालों बाद ये प्रूव हुआ कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। दिल्ली का दरिंदा, यस। ये केसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब भाई क्या कह सकते हैं, यही तो है ना, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ग्रे। चलो भाई, अब ये देखो, ग्रेट इकोनॉमिक लूप, ये भाई मैं तुम्हें समझा चुका हूं, अगर तुम मेरे से साथ जुड़े हुए हो तो आपको मालूम है। डिमांड, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम रहेगा, पढ़ाया था। अगर इन्फ्लेशन को कम रखोगे तभी तो कंजम्पशन पे आप पैसे खर्च कर पाओगे, तो ही तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड होगी, इकोनॉमी में दिख रहा है, अरे हाँ यहाँ तो खरीदने वाले लोग हैं, तो ही तो इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्शन होगी, तो जीडीपी, टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज, टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब मालूम है या एक और बार बढ़ाऊं? किसी को अगर समझना है तो बताओ, या इसको स्किप कर सकते हैं? ये कॉमन सेंस समझ पा रहे हो आप? पढ़ा दो प्लीज, कर सकते हैं, पढ़ा दो, पढ़ा देखो भाई, फटाफट बताता हूं। इकोनॉमी में अगर डिमांड है, इकोनॉमी का पूरा चैप्टर ही ये है, डिमांड है इकोनॉमी के अंदर। डिमांड मतलब आपके पास पैसे हैं तो डिमांड होगी ना, ऐसी तो ना डिमांड कर लोगे कि नहीं भाई हमारे पास तो कोई ऐसी जायदाद है। भाई देखो, डिमांड है,
डिमांड है इसका मतलब आपके पास पैसे हैं। और ये बात पता कैसे चलती है? जब इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा होता है। आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है मतलब आप डिमांड कर रहे हो। और ये तब होगा जब फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन कम रहेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है, सारा का सारा खर्चा खाने और इस पे फ्यूल पे जा रहा है, तो बाकी सब खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचा। पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो एक बात बताओ, मैं बिजनेस हूं, मैं एक इंडस्ट्री हूं, एक एमएनसी हूं, मैं देखूंगा इंडिया के अंदर कंज्यूमर जो है वो बहुत डिमांड कर रहा है यार, इनकी तो डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इन फैक्ट्री लगाऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, एक काम करते हैं इसको बनाने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट होगी। पर सोचो, आपने डिमांड क्रिएट कर दी, गवर्नमेंट ने पहला स्टेप सही लिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में कर लिया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करके इन्वेस्टर को दिख रहा है अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया, इंडिया में ये हो भी रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। पर भाई इन्वेस्टर फैक्ट्री लगाने आया, तुमने उसको बोल दिया एक काम करो, ये 50 36 तरह की ये परमिशन है, ये लेके आओ। आप कह रहे हो आप अगर लेबर को हायर करोगे, वो परेशान नहीं करना उसको, आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, वो कहेगा सुन भाई ऐसा है, मैं चाइना जा रहा हूं, ठीक है वहां बना लेता हूं, तुम रहने दो, ठीक है। वो आया, इन्वेस्टर लैंड हुआ, प्लेन से आ रहा है, वो कह रहा है लैंड कहाँ हूं, एयरपोर्ट ही नहीं है, एयरपोर्ट ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। उसने फैक्ट्री में गुड्स बनाए, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रोड ही नहीं है, रोड पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, ठीक है। तो भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप आए, फैक्ट्री लगाई, भाई फाइनेंस मिनिस्टर आ गई, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। वो कहेगा ये भाई एक कंट्री है क्या है, यहाँ पे तो टैक्स रिफॉर्म्स ही नहीं है। इसलिए हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। ये सारे काम करने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, तब जाकर प्रोडक्शन शुरू होगी। अब प्रोडक्शन अगर हो रही है तो एक बात बताओ, इंडिया में प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रही है। आप बाहर देखो, अपने घर से बाहर जाओगे, थोड़ा चक्कर काट के आना, ठेले वाला मिलेगा, छोटी कोई दुकान मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या लगता है वो क्या उसका पीएफ काट रहा है अपने वहां पे जो एम्प्लॉय? एक डोसा की जो वो लगी हुई है, काट लगी हुई है, या गोलगप्पे की जो रेडी लगी हुई है, जो वहां पर वो असिस्ट कर रहा है बंदा, क्या आपको लगता है उसका कोई कंट्रीब्यूशन, उसकी कोई पेंशन बन रही है या कुछ हो रहा है? हाँ जी, बताओ, कोई उसका पीएफ कटता है कि कुछ होता है क्या उसका? कुछ नहीं। क्या है वो है इनफॉर्मल इकोनॉमी। कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपस में उन दोनों का? नहीं है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करो, जॉब्स क्रिएट हो, प्रोडक्शन हो, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में हो, फिर तभी तो जीडीपी बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी। उसके टारगेट क्या है देख लो भाई, ये हमें 25% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से लाना है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लाना है, हमको 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है, ठीक है। अब ये कैसे करोगे? तभी तो करोगे ना जब इस इकोनॉमिक लूप को कंप्लीट करोगे। अब अच्छा, जीडीपी बढ़ गई, जॉब्स आ गई, आप भी पैसे कमा रहे हो, आपके पास सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट के जो हमारी कंपनीज हैं उनके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं। एक बात बताओ, जब ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा? बोल दो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब जब टैक्स मिलेगा तो भाई उस टैक्स को यूज करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, आपके लिए रोड बनाएगी, आपके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाएगी। अब उससे क्या होगा? उससे और डिमांड क्रिएट होगी, आपकी सिचुएशन और इंप्रूव होगी, आप और डिमांड करोगे। बड़ा एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू को यूज करके आपको आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस दे दिया। आप बीमार पड़े थे, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता तो आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते, तो क्या आप तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते, आप पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते, आप गरीब हो जाते। भाई ये हो जाता तो क्या आप फर्दर एक्सपेंडिचर करते? नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने आपके पैसे बचाए ताकि आप उस पैसों को यहां पर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करो। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। बोल दो, इकोनॉमिक लूप भाई। ये जो इकोनॉमी का सिलेबस है ना, मैं इस पे ना काम कर रहा हूं, इकोनॉमी पॉलिटी के ना, आपको एक इस तरीके के लेक्चर्स बना के दूं, आप बस उसको पढ़ के ना पूरा सिलेबस पे समझ जाओ कि मुझे पढ़ना क्या है। इकोनॉमी के अंदर हर चैप्टर, ये मैंने पहले भी बताया था, यहीं से निकल के आता है। यहां पर आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ लोगे, यहां आप टैक्स पढ़ लोगे, यहां पर आप इन्फ्लेशन पढ़ लोगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लोगे, सब कुछ यही है, उससे बाहर है ही नहीं कुछ। ये कुछ मेक इन इंडिया का रिपोर्ट कार्ड आया था, जरा इसको एक बार खुद समझ लेना भाई, बेसिक डेटा है ये तो।
इस तरह के आप चार्ट्स अगर बना, अभी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा प्रो बनने में, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। ट्रेंड समझो, ट्रेंड। अब आपसे कोई पूछ ले मैन्युफैक्चरिंग जीवीए की जो ग्रोथ है, वो भाई कंटिन्यूअसली इंप्रूव करिए, इंक्रीज करिए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? इट हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज। नो। फॉल्स ना। अब इसको पढ़ने के लिए बस अगर आपने डायग्राम भी देखा होता आप समझ जाते। बस ये है। सही बात है कि नहीं है? चलो आगे देखो। सिल्वर डिविडेंड, भाई इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बोरिंग टॉपिक है। बेसिकली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, जो हमारे वो हैं चाचा ताऊ जो लोग हैं भाई सारे, ठीक है, उसको देख लो भाई, उनको जरा ध्यान रखो उनका। उनकी अपनी इकोनॉमी बन रही है। इतने बूढ़े लोग अब इंडिया में धीरे धीरे आएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड जब कंप्लीट हो जाएगा, जो वो पॉपुलेशन की साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। भाई ट्रू फॉल्स क्यों नहीं आता? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे कि भाई वन एंड वन इज ओनली करेक्ट, टू इज ओनली करेक्ट, वो क्या है? वो ट्रू फॉल्स ही तो है। उसको बोलने का तरीका अलग है बस। इसको बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। एजिंग पॉपुलेशन। अब एक बात बताओ ना, इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, यस या नो? पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। आपने देखा होगा एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ओल्ड एज होम्स में भी आप देखोगे ना, ये सब आते हैं कि आप केयर होम्स, आप अपने अगर पेरेंट्स हैं जो ओल्ड हैं और आप फॉरेन में काम करते हो या आपकी जॉब ऐसी है, आप माइग्रेट कर रहे हो, तो आप उनको उन केयर होम्स में छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑल्दो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली डोंट अग्री विद, ठीक है। देर इज एंड आई पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई डोंट इवन truly agree with the concept of nuclear family, ठीक है। आई थिंक the concept of joint family was very important in terms of the mental health also। जितना ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं उतना ज्यादा डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज ये भी बढ़ रहे हैं। बच्चे की जो कॉग्निटिव ग्रोथ है ना यार, जो बचपन में अगर आपने देखा होगा, टचवुड, भाई आई हैड द प्रिविलेज टू बी विद माय दादा दादी, ठीक है, तो मैं उनके साथ खेलता था, ठीक है। मेरे मामा मौसी बहुत ऐसे, हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी। सो द एक्सपोजर आई यूज टू गेट, वो इतना अच्छा था। और आज के टाइम में बच्चा क्या कर रहा है? न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, बच्चा फोन देख रहा है, उसको आप खाना खिलाने के लिए भी फोन यूज करा रहे हो। अब ये तो मतलब सही बात नहीं है ना। और GS1 में आप देखो, यूपीएससी भी ना अब इन माइन्यूट इश्यूज पे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने चाइल्ड कडलिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया था। अब आप मुझे बता दो, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि जी भाई, न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट ग्रेट फॉर अ नेशन लाइक इंडिया। वो चाइना ताइवान में आप देख रहे होगे, एक ही अपार्टमेंट में ठूसे हुए हैं लोग, यार वो सब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इंडिया का कल्चर अलग है भाई, वी कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट कल्चर इंडिया के अंदर। भाई इंडिया के अंदर आपको याद होगा, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता था, आंगन होते थे, आंगन। आंगन के अंदर एक तुलसी का प्लांट होता था यार, इट यूज टू बाइंड द फैमिली टुगेदर, ठीक है। वो एक अलग तरह की खुशी होया करती थी। अब कहाँ है वो? अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ मतलब ऐसे आप उन छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, सफर कर रहे हो, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, क्या है, ठीक है। तो ये है। तो सिल्वर इकोनॉमी जो हम बात कर रहे थे इसी पे है। हमको अब हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको केटर करना है, और उस केटरिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसको भी हार्नेस करना है, ठीक है। क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, मैंने ये ना, अगर घूम फिर के कभी यूपीएससी की नजर पड़ गई, क्योंकि टर्म बहुत अच्छी है सिल्वर डिविडेंड, वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, पूछेंगे ना, ये एज इट इज आंसर है, लिख के आ जाना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑयल सीड्स, एग्रीकल्चर पढ़ा था, एग्रीकल्चर के नोट्स हैं, ऑयल सीड्स में जाके ऐड कर देना। ऑयल सीड्स उसमें ऐड कर देनी है। इंडिया के अंदर ऑयल सीड्स की हमारे पास भैया, ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट करते हैं, अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। पहला पॉइंट इकोनॉमी के लिए। अब हम इसमें स्टेप्स क्या क्या ले रहे हैं? हमने नेशनल मिशन चला रखा है एडिबल ऑयल्स, पाम ऑयल पे। उसके बाद हम और मेजर्स ले रहे हैं, हमने एमएसपी देते हैं हम ऑयल सीड्स पे। पीएम आशा स्कीम हम, अगर आपने पढ़ी हो एग्रीकल्चर में, मैंने बोला था प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, ये दे रहे हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी पे। आप इंपोर्ट ड्यूटी वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, इंपोज कर रहे हो, ठीक है, ताकि हमारे जो लोकल डोमेस्टिक है उनको फायदा मिले।
यस या नो? ठीक है जी। अब अभी रिसेंटली एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स ये लॉन्च हुआ है, तो जरा इसको देख लेना बस। ये छोटा सा एग्जांपल है, ऑयल सीड्स पे फोकस है, एग्रीकल्चर के नोट्स में इसको ऐड कर लेना। ठीक है। एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आती है साइबर फिजिकल हब्स क्या होते हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं भाई। अब साइबर, इसके लिए आपको समझना है इंडस्ट्री 4.0 क्या होती है। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, याद है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपने स्टीम इंजन्स, मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, यस या नो? ये बेसिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो इवॉल्व हुआ। अब आपने क्या किया, कोल से ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आ गए, आप मास प्रोडक्शन करने लग गए। असेंबली लाइन, मतलब एक आपने देखा होगा ना, गाड़ियों की असेंबली लाइन होती है, खट 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 प्रोडक्शन होती है, उस पे शिफ्ट करे। उसके बाद कंप्यूटर ऐड हुआ इंडस्ट्री 3.0 में। देखो, सबसे पहले कोल था, कोल से आप पावर करते थे अपनी फैक्ट्रीज को, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, फिर कंप्यूटर आ गए, ऑटोमेशन आ गई, और अब भाई, अब तो कमाल ही हो गया है। अब क्या हो गया है, ये जो मशीन पहले इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, अब भाई आप इसको ऐप के थ्रू चला सकते हो। आपको याद है, एसी को अब आप अपने फोन से ऑन कर सकते हो घर में आने से पहले। अगर आपने कभी गाड़ी में देखा होगा, गाड़ी में ऑटो स्टार्ट फीचर होता है। गाड़ी, मेरे पास गाड़ी है, उसकी ऐप है मेरे पास फोन में। ठीक है। ये मशीन इस क्लाउड से कनेक्टेड है। ये क्या हुआ, ये फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन, यस या नो? क्या है ये? फिजिकल मशीन, फिजिकल है, फिजिकल। अगर ऐप इसको एक कमांड दे रही है, तो ये कमांड कब देगी, जब दोनों की इंफॉर्मेशन क्लाउड पे लिंक्ड है। समझ आई बात? अब भाई ये जो है, इसको क्या बोलेंगे, साइबर, साइबर फिजिकल सिस्टम। ये है साइबर फिजिकल सिस्टम। ये इंडस्ट्री 4.0 अब हमारी नई नीड है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, इंडिया में आपको क्या करना है, रिटेल इन्फ्लेशन वो लाना है, रिटेल रेवोल्यूशन, ई कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स के लिए इंडिया को अपनी लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब आपको फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक में, या फिर आपको फैक्ट्री से लेकर आपके, एक बात बताओ, आपके घर के नीचे कोई किराना की दुकान देखी है आपने? उस दुकान तक जहां पे वो सामान बना है, उस पॉइंट से लेके आपकी घर की दुकान तक आने में जो कॉस्ट लगती है, उसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। आप अब देखो, यहां पर एक बात होती है स्मार्ट वेयर हाउसेस की, इन चीजों को भी ऑटोमेट करो, वो इसका एप्लीकेशन है इंडस्ट्री 4.0 का। ठीक है। जो आपको देखोगे, आप आपकी जो सारी के सारा प्रोसेस है, उसको आप ऑटोमेट करो। ब्लिंकिट देखो ना, आप ब्लिंकिट, जेप्टो, ये लोग क्या कर रहे हैं, इमीडिएट डिलीवरी। राइट, तो लॉजिस्टिक्स हमको फोकस करना है। इसीलिए अगर हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो लॉजिस्टिक्स पे फोकस रखना। ठीक है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी को लेके ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इंडिया में भाई वर्ल्ड बैंक, कौन याद रखेगा वर्ल्ड बैंक को? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 38 है। रैंक फिर भी मत याद रखना, लेकिन ये याद रखना कि वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, इस इंडेक्स को। ठीक है। और हमारी रैंक इंप्रूव हुई है, कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि खराब हुई है, यस या नो? बोल दो। ठीक है भाई, इकोनॉमी हो गया। आगे चलो, ये देखो भाई, डिजास्टर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। अब भाई, अब तो थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि टाइम भी कम है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। बिहार में फ्लड आ रही हैं, केरला में, वायनाड में लैंडस्लाइड आई थी। आप हर पूरे साल डिजास्टर देखोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका सिलेबस का टॉपिक भी है। आप पढ़ाई करते रहना, हर डिजास्टर को प्रिपेयर करना, और उसके बाद मेंस में अपनी ऐसी तैसी करा के आना। भाई सब कुछ कर लेना, लेकिन स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन सेंडाई फ्रेमवर्क होगा। मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे आंसर लिखवाया भी था। सेंडाई फ्रेमवर्क के गोल्स को यूज करना एज एन इंट्रोडक्शन। वे फॉरवर्ड में 3 ऑप्शन है, वैल्यू एडिशन, भैया वैल्यू एडिशन यही है मेरी तरफ से। जिंदगी में कुछ करो ना करो, भाई ये वैल्यू एडिशन पे ध्यान देना। वे फॉरवर्ड 3 ऑप्शन है, 15 नंबर का क्वेश्चन आया, ये एक्रोनम बना के आ जाना, बना के दे दिया। क्वाड रूपल हेलिक्स मतलब सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एकेडमिया, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सब मिलके पॉलिसी बनाओ, तो बहुत बढ़िया पॉलिसी बनेगी। ठीक है जी। अब देखो,
कुछ भी समझ ना आए तो टॉप डाउन और रिएक्टिव अप्रोच से बॉटम्स अप और प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच मतलब डिजास्टर आएगा तो देखेंगे, अरे भाई आने से पहले ही रेडी रहो ना। टॉप टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से बाबू लोग पॉलिसी बना रहे हैं और बस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं। पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक पॉलिसी जानी चाहिए बस। अब एक बात बताओ, इन तीनों में से कोई एक यूज कर लोगे? अब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे करना। ओ वेट अ मिनट, आई देयर इज एन इशू। ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके। एंड वीडियो 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 नहीं आ रही ना? एक सेकेंड यार। यार सॉरी, ये बड़ी भूतिया शक्ल के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है। सो सॉरी अबाउट दैट। वेट, ओके, इट्स फाइन। अभी आईपैड की स्क्रीन दिख रही है? आईपैड की स्क्रीन, ओके कूल। अब आ गई भाई। ये लो भाई, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट ही चली जाती है भाई। वो तो शुक्र है हमारी भाई सोसाइटी में पावर बैकअप है, थोड़ी सी प्रिविलेज है। इंडिया में तो वो भी नहीं है सबके पास। तभी भाई ग्रेटफुल होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये लिख लोगे? हाँ जी, वे फॉरवर्ड लिख दोगे? चलो भाई। अच्छा भैया ये देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब खेत के अंदर आप अपनी क्रॉप्स के साथ में पेड़ उगा दो, बस। अब इसके बेनिफिट मैं समझाऊं क्या? शेड मिलेगी भाई, फायरवुड मिलेगा, अच्छी हवा पानी मिलेगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, एनिमल्स को खिलाने के लिए चारा मिल जाएगा, ये सब होगा। सॉइल इरोजन से बचोगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। भैया इसको पढ़ लेना, ठीक है? एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री एक ओवरऑल एफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन और रीवेजिटेशन के कॉन्सेप्ट के अंडर आता है। अब देखो इसमें जो कार्बन क्रेडिट का फॉर्मूला है ना, वो क्या है? अगर फार्मर को इन पेड़ को लगाने के लिए कार्बन क्रेडिट मिले और वो उसको बेच सके, तो उसके लिए इनकम आएगी कि नहीं आएगी? अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कंपनी हूं जो एमिशन करता है, पर मैं अगर फार्मर्स के पास जाऊं और कहूं यार मेरे को कार्बन क्रेडिट कम पड़ रहे हैं, तुम मुझे दे दो, ठीक है, ताकि मैं एमिशन कर सकूं, तो वो मुझे दे देगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स, अब क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री एक कॉमन प्रैक्टिस है, तो कॉमन प्रैक्टिस पे कार्बन क्रेडिट मिलते नहीं, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए उसको सॉल्व करना है बस। पर्सपेक्टिव है, कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा तो एग्रो फॉरेस्ट्री पे आएगा। बहुत सुंदर डायग्राम है, सारे बेनिफिट्स याद रखना एज इट इज। जैसे वो आता था ना यूपीएससी में, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ठीक है? ये वैसे आएगा, आएगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज इट इज लिखाना और डायग्राम बनाया ना, ठीक है? चलो भाई। अच्छा, ये बेसिक कुछ न्यूज थी, आप यूज कर सकते हो। यूके में लास्ट कोल प्लांट बंद हो गया है, तो भाई यूएस यूके तो बहुत आगे निकल गया है, इसको यूज कर लेना। वेस्टर्न घाट्स के बारे में कि भाई वेस्टर्न घाट्स को भी डिक्लेयर करना चाहिए इको सेंसिटिव जोन, इसमें हमने कस्तूरी रंगन कमेटी पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो। ब्राजील के अंदर आप देखो, सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज के ऊपर डेटा है भाई। उसके अलावा ओशन वार्मिंग डबल हो रही है। ये सब मिसलीनियस इंफॉर्मेशन है, ये सब आप ऐड करते चलना अपने डेटा सेट के नोट्स के अंदर। इनको बहुत, आप बहुत इसको यूज कर पाओगे। और आई होप एक और बात, हाँ, आप नोट्स बना रहे हो ना, जो मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे कि आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स हो जाएंगे, ये प्रेजेंटेशन है, इससे अपने नोट्स बनाना, ठीक है? तो ज्यादा हेल्प मिलेगी। वरना अगर आप रिवाइज कर सकते हो क्विकली, तो इसको भी कर सकते हो, ठीक है जी? चलो, आईआर सिक्योरिटी पे कोई बड़ी चीज नहीं। इंडिया में भाई ये क्या है, नेपाल को बांग्लादेश को बिजली पहुंचानी है, इंडिया कह रहा है कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे थ्रू कर दो बस। एग्जाम्पल है साउथ एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से हमें इंटीग्रेट होना है, एक एग्जाम्पल है। इंडिया इटली, भाई ये देखो, ये देख रहे हो? बढ़िया, आगे चलो। ठीक है, बेसिक डायमेंशन है। अगर इंडिया इटली पे कोई क्वेश्चन आता है, ये सारी पॉइंट ऑफ कोलैबोरेशन है। इसमें याद रखना, इंडिया इटली भाई अफ्रीका को डेवलप करने में काम कर रहे हैं। उसके बाद दो प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट्स, ब्लू रमन सबमरीन डेटा केबल्स क्या है ये, आपको पता है? सी के अंडर केबल बिछी हुई है, सी के अंडर, ये सी के अंडर से केबल जाती हैं, और उनको ही हम सबमरीन डेटा केबल बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं ये, ऑप्टिक फाइबर केबल्स, कनेक्टिविटी के लिए, ताकि लेटेंसी ना हो। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मेरी आवाज आपको 2 मिनट बाद आए, तो लेटेंसी होगा ना, वो ना हो, इंटरनेशनल लेवल पे ना हो। तो भाई सी के अंडर केबल्स बिछी हुई हैं। और ये रमन, ये नाम आया है सीवी रमन से, हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है?
इसको जरा देख लेना। हम इंडो पैसिफिक बात करते हैं ना, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो मेडिटेरेनियन, फ्री एंड ओपन इंडो मेडिटेरेनियन, एक ये है, बहुत ही इररिलेवेंट है। शायद क्वेश्चन दिख जाए तो भाई एक डायमेंशन बन गई है, ये यूज करेंगे बस। कुछ इंडिया इटली पे और अपडेट आती है, यहीं ऐड कर लेना, बस हो गया काम खत्म। ये मैंने बताया था आपको, चाइना वियतनाम। भाई बैम्बू डिप्लोमेसी क्या होती है? बैम्बू डिप्लोमेसी मतलब हमारा कलेश है आपस में, लेकिन भाई हमारी बातचीत भी पूरी है, हम लोग आपस में दोस्त भी हैं। वियतनाम करता है, वियतनाम का भी साउथ चाइना सी में चाइना के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन वो बना के भी रखता है चाइना के साथ। तो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज क्या कहती हैं कि भाई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कि देख रहा है विनोद, ये वियतनाम किस तरीके से हमारे साथ भी बात करता है कि हाँ हाँ चाइना गंदा है भाई, ये तो ऑक्यूपेशन कर रहा है साउथ चाइना सी में, लेकिन ये वियतनाम चाइना के साथ जाके गले भी मिलता है। तो साउथ ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, उनका ये हाल हो रखा है। बैम्बू डिप्लोमेसी, ये टर्म याद रखना बस, कहीं पर एग्जाम में यूज कर पाओ तो बहुत बढ़िया। इंडिया का कोई मतलब नहीं, इंडिया कह रहा है कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी चला रहे हैं, तुम्हें जो कलेश करना है करो। वैसे भी वियतनाम ने तो हमारे जान को आफत कर रखी है, राइस में हमसे आगे निकल रहा है। ठीक है, ये है। सोशल इश्यूज नथिंग इंपॉर्टेंट, स्वच्छ भारत मिशन न्यूज में था, बहुत पुरानी स्कीम है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, वो ये था, देखो ये प्रेपरेशन होती है, स्वच्छ भारत स्कीम पे क्वेश्चन आएगा लगता है तुम्हें? अपने आप ही स्वच्छ भारत मिशन पूछ लिया यूपीएससी में, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो, 4 P's, पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप एंड पीपल पार्टिसिपेशन। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, तो ये 4 P's, अब बताओ वैल्यू एडिशन हुई आंसर में कि नहीं हुई? हुई ना? ये है भाई, बस इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये 5 P's आप आंसर्स में यूज करना। इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो, सोशल इश्यूज का लिख रहे हो, इसको यूज करना। विमेन ऑफिसर्स के वुमेन इश्यूज में 2 अच्छे एग्जांपल आए थे, लिख के दे दिए हैं, इनको यूज करना अपने आंसर्स में। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज पे मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क है वो फोकस रिसर्च पे ज्यादा करता है। तो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, जो पीएचडी बच्चे कर रहे हैं, रिसर्च पे सारा पैसा फोकस लगाती हैं। भाई पढ़ाई भी तो करा दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के हाल भाई माशाल्लाह है भाई। ठीक है, तो भाई रिसर्च पे बहुत बढ़िया फोकस है, एजुकेशन पे नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इंडियन यूनिवर्सिटीज को लेके, छोटा सा पॉइंट था, देख लेना। ठीक है जी, ये था साइंस टेक को लेके। प्रीलिम्स में बहुत सारे पॉइंट्स थे, मेंस में कुछ था नहीं। वीकली प्रीलिम्स पॉइंट्स, अगेन 8 कोर सेक्टर्स, नाम याद रख लेना, डेटा याद रखना, जीआई टैग कौन देता है, कहां कौन सी मिनिस्ट्री होती है, कौन सा एक्ट होता है, पढ़ लेना। अच्छा, राइनोसोरस के बारे में आपको मैंने पहले भी बोला था, टेलीग्राम पे इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ लेना। लेक प्रेस्पा, एक ऐसा लेक, याद है एराल सी शायद आया था प्रीलिम्स के अंदर। लेक प्रेस्पा कहां पर है ये? हमने पिछली बार ग्रीक और अल्बेनिया, ग्रीस और अल्बेनिया पढ़ा था, उसके बॉर्डर पे है ये, और ये खत्म हो रहा है, बहुत बड़े चांसेस हैं ये क्वेश्चन आ जाए इस पे। ठीक है, इसको देख लेना। 5 और क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हो गई हैं, रट्टा मारना है। ओपेक और ओपेक प्लस में क्या डिफरेंस है, रटने का काम है। अच्छा भाई, यहां प्रीलिम्स पार योजना देख रहे हो? बोल दो, प्रीलिम्स पार योजना फॉलो कर रहे हो? ये पढ़ाया था अभी, इस पे तो और बात करते हैं मैपिंग के अंदर। तो ये काम है भाई। चैगोस आइलैंड वापस कर दिया है, चैगोस आइलैंड कहां पर है, मॉरिशस में, उसमें अगलेगा आइलैंड भी है। फिर यहाँ पे डिएगो गार्शिया का क्या सीन है, फिर यहाँ पे मॉलडीव्स भी है, लक्षद्वीप भी है, इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, साइंस टेक में भाई देखो, डार्क एनर्जी, यूनिवर्स में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्स में जो विजिबल पार्ट है ना, जो ये स्टार प्लैनेट, ये भी कितने बिलियन ट्रिलियन है भैया, ये भी ये भी सिर्फ 4% है। 26% तो डार्क मैटर है। ठीक है, और 70% यूनिवर्स डार्क एनर्जी का बना है। इस ट्रेंड को याद रखना, प्रीलिम्स में ये आएगा। थोड़ा और पढ़ने का शौक है तो भाई पढ़ लेना, बाकी मैं यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स तो पढ़ा नहीं सकता तुम्हें। सिमिलरली आर्टेमिस अकॉर्ड, ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूएस का इनिशिएटिव है। साइंस अवार्ड्स पहले पढ़े थे, नाम रट लेना भाई, क्या पता पूछ ले प्रीलिम्स में। ब्रेस्ट कैंसर पे BRCA जीन, अगर ये जीन है तो कैंसर के, इन 4 कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, इसरो का वीनस मिशन, अभी ये जब जाएगा तो और न्यूज आएगी, पर फिर भी पढ़ लेना भाई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है,
अच्छा, सिकल सेल डिजीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से न्यूज में था तो मैंने फिर से बना के दे दिया। ठीक है कि भाई सिकल सेल क्या होता है, कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसकी शेप बिगड़ी हुई होती है, दोनों पेरेंट्स में होना चाहिए और हेरिडेटरी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो यही पॉइंट्स पे होगा, वो बोलेगा नो 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 इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, नो ये इनहेरिट होता है। फिर या तो वो बोल देगा कि अगर एक पेरेंट में भी है तो भी बच्चे को हो सकता है, नहीं, बोथ बोथ पेरेंट शुड हैव इट। ठीक है, इंडिया उसके लिए क्या क्या काम कर रहा है, इस मेडिसिन का नाम पूछ लेगा, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ये नाम याद रखना। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है भाई, स्टेम सेल्स होते हैं हेल्दी सेल्स, इंसान के ब्लड में से ब्लड निकालकर स्टेम सेल्स को अलग कर कर वापस से ब्लड वापस इंसान में डालना, कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट, डायबिटीज की ट्रीटमेंट में काम आता है। इसके बारे में पढ़ लेना, एक बहुत प्यारा आर्टिकल है, इस पिक्चर पे क्लिक करोगे पहुंच जाओगे वहां पर। ठीक है, चलो, ये प्रीलिम्स पॉइंट थे, इसको तो रट्टे मारने हैं आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ भाई, हो कोई दिक्कत परेशानी, हाय तौबा। ये था इस हफ्ते का करंट अफेयर, बोल दो। अब जरा सोचो, हफ्ते भर में हमने इतना पढ़ा, हमने पूरे सितंबर 4 हफ्ते पढ़ा। ठीक है, 2-2 घंटे 8 घंटे, आपने बस न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली पढ़ के आ रहे हो भाई, पीएम इंटर्नशिप स्कीम और 2 एग्रीकल्चरल स्कीम्स, हाँ, या पीएम इंटर्नशिप स्कीम आपके किसी सिलेबस में काम का काम नहीं है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम है 21 से 24 साल के लोगों के लिए, जो भी उन्होंने बनाई है, बहुत सारी कंडीशंस है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। और एग्रीकल्चरल स्कीम्स को अम्ब्रेला स्कीम्स में डिवाइड कर दिया है, मैंने वो रील्स में बता दिया था तो मैंने वो इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा उसको इंक्लूड करने का। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है तो देखो, फिर मैंने बोला देर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स टू आर करंट अफेयर स्ट्रैटेजी। एक बार मैं क्विकली आपको फिर से ब्रीफ कर दूं, जो लोग जुड़े हुए हैं अभी। ठीक है, फिर मैपिंग पे चलेंगे। ये देखो, हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के 3 डिमेंशन हैं। सबसे पहले, सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर प्लस रील, याद है कि नहीं? क्लासिकल लैंग्वेज सारी याद करनी है भाई, सारी। अच्छा, दूसरा क्या काम है, एक तो यार मेरा आईपैड की स्क्रीन ब्रोकन है ना, तो लिखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, वेट। सेकंड, सेकंड क्या है भाई, सेकंड आपको प्रीलिम्स पार योजना देखनी है। ठीक है, जिसको मैं हर हर हफ्ते हर दिन में एक प्रीलिम्स पार का, प्रीलिम्स का पॉइंट बना के देता हूं। और तीसरा, आपको ये कैप लेक्चर अटेंड करना है भाई, तीनों को कंबाइन करके चलना, ये नहीं कि एक पे रिलाय कर रहे हो। जब तीनों, अब आपको इसको डेली का, आपका ये 2 घंटे का काम है, ये आपका डेली का 5 मिनट का काम है, अच्छा ये आपके 2 घंटे वीकली का काम है। अब बता दो, करंट अफेयर में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है जी, ये हमारी एक पूरी स्ट्रैटेजी है, जो लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जो इस तीनों चीजों को फॉलो करेंगे, वो भाई पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, यस या नो, बोल दो भाई, बोल दो। चलो, ठीक है जी, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इनफैक्ट एक ही मिनट का लेंगे, फिर मैपिंग करेंगे। मैपिंग में आज क्या करना है भाई, मैपिंग में आज हम करेंगे इंडियन ओशन रीजन की मैपिंग और इंडिया के 2 आइलैंड्स, लक्षद्वीप और अंडमान की मैपिंग। ठीक है, चलो 2 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत छोटी सी मैपिंग है, 10 मिनट में हो जाएगी। 2 मिनट का ब्रेक है, बस 2 मिनट का।
हाँ जी भाई, चलें मैपिंग करें। आ गए सब। भाई बोर तो नहीं होते तुम? ये भी बता दो, कोई बोर वोर तो नहीं हो रहा? हाँ, चलो करते हैं भाई, मैपिंग करते हैं। 1 मिनट और। भाई अलग से बना लिया करो मोहित, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इंटीग्रेटेड भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा आप करना चाहो। ठीक है जी, चलो। ये है भैया हमारा प्यारा इंडियन ओशन। बात याद क्या रखनी है? बात क्या याद रखनी है? यहां पर एक आइलैंड है सेशल्स, यहां पर एक आइलैंड है मॉरिशियस, बहुत बढ़िया घूमने की जगह। सेशल्स, मेडगास्कर, ये ट्राइंगल याद रखोगे? अरे भाई, तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है इस आईपैड ने। ठीक है, वेट, ये देखो भाई, सेशल्स, मॉरिशियस, मेडगास्कर, ट्राइंगल याद रहेगा? SMM। ओहो, सो सॉरी यार, आज तो मेरी किस्मत खराब ही हो रखी है भाई, ये बार बार लाइट जा रही है। सो सॉरी। आ गई, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वालों? ठीक है जी, फिर गई। एनीवेज, दिख रही है भाई, स्क्रीन दिख रही है? ओहो, चलो ठीक है। ये देखो भाई, ये ट्राइंगल याद रहेगा? अफ्रीका के तीन जो ये नेशंस हैं, सेशल्स, मैडगास्कर, मॉरिशियस। याद है ना, हमारा जो मॉनसून है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, मैडगास्कर, मैस्करीन हाई। ठीक है। अच्छा, अब लोकेशन देखना। अब देखो ऊपर आएंगे, यहां पर ये चैगोस वाला पूरा ड्रामा हो रहा था। इसकी लोकेशन समझ रहे हो? एक तरफ ये ट्राइंगल है, बीच में ये चैगोस वाला पॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखो, अब यहां पे, यहां मालदीव्स है, मालदीव्स के साथ में ये सी है, और देखो यहां ऊपर लक्षद्वीप है। लोकेशन समझ आ रही है? आपको कोई कह दे नॉर्थ से साउथ क्या है क्या नहीं है, लिख लोगे? समझ लोगे? यहां पर लक्षद्वीप है, फिर मालदीव्स है, फिर ये चैगोस है, यहां पर ये तीन आइलैंड्स हैं, और इधर अंडमान और निकोबार है। ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन रीजन इतना ही है, समझ आया? और यहां पर ये भाई एक आइलैंड और है, ये सोकाट्रा आइलैंड्स बोलते हैं इसको, यमन का पार्ट है। अक्सर यमन लोग घूमने जाने की बात करते हैं तो यहीं होके आ जाते हैं। मेनलैंड यहां पर है यमन का, बट ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो बस, सेशल्स, मैडगास्कर, मॉरिशियस। हाँ जी, चैगोस, मालदीव्स, लक्षद्वीप। अब अंडमान और निकोबार। अब हम क्या करते हैं, इनमें डिटेल में घुसेंगे। आ जाओ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप देखो कुछ ऐसा है, जो ये पॉइंट देखा ना आपने, ये लक्षद्वीप कुछ इस तरीके का है। यहां पर याद क्या रखना है, याद रखने वाली बात दो है। एक तो भाई यहां पर एक आइलैंड है, कावाराटी आइलैंड्स, और दूसरा यहां पर है मिनी कॉय आइलैंड्स। इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये चैनल का नाम याद रखना, याद। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। आप देखो, मिनी कॉय आइलैंड के नीचे 8 डिग्री चैनल है, और 8 डिग्री चैनल के नीचे यहां मॉलडीव्स है। तो अगर प्रीलिम्स में आ जाए विच आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू मॉलडीव्स, कौन सा? एम है तो एम ही नियर है, मिनी कॉय। मिनी कॉय बोल दो, याद रहेगा? यार ये 9 डिग्री चैनल का मतलब क्या है भाई, वो क्या करना उससे, मंजो छोड़ो ना, तुम बस याद रखो 9 डिग्री चैनल। हाँ जी, मिनी कॉय इंडियन आइलैंड है, लक्षद्वीप का पार्ट है। देख लो भाई, सबसे ऊपर कावेराटी, फिर 9, फिर मिनी कॉय, फिर 8, फिर मॉलडीव्स। कावेराटी 9 डिग्री, मिनी कॉय 8 डिग्री, मॉलडीव्स। ये ऑर्डर याद रहेगा?
ये मैप भाई, इसको इसको दिमाग में डाल लो बस। K9M8M, ऐसा कोई कोड बना लो। उसके अलावा ये नाम आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जो अलग अलग आइलैंड्स हैं, एंड्रोट है, ये आपका कालपेनी है, भाई ये सुहेली है, ये सब इसको क्या करना है, पढ़ लेना। अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, बट बहुत रेयर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस या नो? अब देखो, जो मैंने बोला था यहां पर एक बार, हमारा आईएनएस जटायु, आईएनएस जटायु कहां पर है? मिनी कॉय आइलैंड्स में है, ठीक है। और आईएनएस द्वीप प्रकाश कहां है? कावेराटी में है। अच्छा, कावेराटी ऊपर है नीचे है, पहले है बाद में है? पहले है। पहले कावेराटी है, इसलिए वहां पर आईएनएस द्वीप प्रकाश है, इसीलिए वो पहला है, फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। यहां पर फर्स्ट नेवल बेस था, यहां सेकंड बना मिनी कॉय। ये मॉलडीव्स के पास जाके हमने जटायु बिठा दिया। लो बेटा, कुछ कह रहे थे तुम? हाँ जी, कुछ कह रहे थे क्या मॉलडीव वालों? बस, ठीक है, ये याद रखना। K9M8M ज्यादा मुश्किल नहीं है, अंडमान ज्यादा मुश्किल है। अब आ जाओ अंडमान पे। देखो भाई, अंडमान और निकोबार दो आइलैंड है, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। इसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ऊपर क्या है देखो, ऊपर कोको चैनल। क्या है भाई? कोको चैनल। अच्छा, अंडमान को डिवाइड करेंगे, जो पार्ट मैंने मार्क कर रखा है ना, सिर्फ उतना याद करना है, ये बाकी सब याद नहीं करना। ऊपर है नॉर्थ अंडमान, बीच में है मिडल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान। अच्छा, और उसके बाद लिटिल अंडमान। अब यहां कंफ्यूजन है क्या? अब देखो कंफ्यूजन, आप बोलोगे ये है साउथ अंडमान, और आप बोलोगे ये है लिटिल अंडमान। पहला कंफ्यूजन, दोनों के बीच में, अंडमान में आपस में बीच में आता है डंकन पैसेज। मुश्किल है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। डंकन पैसेज किसके बीच में? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। ठीक है, यस या नो? अच्छा, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। वहां 9 डिग्री 8 डिग्री पड़ा था, यहां 10 डिग्री। समझ आ रहा है? अंडमान में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, ये अपने आप अंडमान के बीच में है। और अंडमान पूरा और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अच्छा, अब निकोबार में, जैसे यहां पे लिटिल अंडमान था, यहां पर कार निकोबार आता है, पहले कार निकोबार। ठीक है। अच्छा, कार निकोबार के बाद भाई सोमब्रेरो, ये चैनल आता है, सोमब्रेरो चैनल। उसके बाद आता है लिटिल निकोबार, और फिर ग्रेट निकोबार। एंड लास्ट में इंदिरा पॉइंट है, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। आई नो इट इज डिफिकल्ट, दिमाग पे बहुत जोर पड़ेगा, पर कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है जी, आपको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कोको चैनल, अंडमान के अंदर डंकन डंकन पैसेज, साउथ और लिटिल के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, निकोबार के अंडर, अपने आप में निकोबार के अंडर सोमब्रेरो चैनल। किसके बीच में? कार निकोबार और लिटिल निकोबार। देखो, कहीं ना उल्टा चल रहा है। अंडमान ऊपर से चलता है। अगर आप ऐसे देखो कि नॉर्थ मिडल और साउथ अंडमान इज ग्रेट अंडमान, बड़ा अंडमान, देख रहे हो ना, ये बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है। फिर क्या है? लिटिल अंडमान। तो पहले ग्रेट आया, फिर लिटिल आया। निकोबार में उल्टा है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, और लिटिल का भी और लिटिल, कार निकोबार। दोनों के बीच में सोमब्रेरो चैनल, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, और टॉप में कोको चैनल। यहां पर कावेराटी 9 डिग्री चैनल, मिनी कॉय 8 डिग्री चैनल, फिर मॉलडीव्स। कावेराटी में द्वीप प्रकाश, और आपके मिनी कॉय के अंदर जटायु। बता दो भाई, ओवरऑल यहां पर 3 ट्रायंगल, फिर चैगोस, फिर ऊपर लक्षद्वीप, नीचे मॉलडीव्स, यहां पर अंडमान और निकोबार। बोल दो, याद रहेगी ये मैपिंग? इंपॉर्टेंट है। आओ भाई, चलो एक बार फिर, अब अगर समझ आई गई है तो। हो, मुझे कौन बताएगा सोमब्रेरो चैनल का है? सोमब्रेरो चैनल, सोमब्रेरो चैनल,
येलो वाले चैनल्स हैं, रेड वाले आइलैंड्स हैं, सोम्ब्रेरो चैनल, सोम्ब्रे, देखो 5 बोल रहा है, गलत हो गया। जूम इट, जूम इट, जूम इट। यार इतना ही जूम होगा, थोड़ा देख लो। चलो ऐसे, वेट अ मिनट, मे बी इफ आई चेंज दिस टू दिस, तो भी नहीं हो रहा ना। चलो, अच्छा, ये बताओ मेरे को, थोड़ा जूम ऊपर करते हैं पहले। लिटिल अंडमान कहाँ है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। अच्छा, कोई मुझे बताएगा 10 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल। सी, बहुत बढ़िया। अच्छा, डनकन पैसेज कहाँ है, डनकन पैसेज। ए, बहुत बढ़िया। अच्छा, कार निकोबार बता दो, कार निकोबार। 4 कौन लिख रहा है? 6। कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल, डी। अच्छा, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, डनकन पैसेज, डनकन पैसेज। ए, ए, ए। अच्छा, अच्छा, एक बार अब ऐसे चलेंगे, कार निकोबार, कार निकोबार। अच्छा, फिर सोम्ब्रेरो चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल, पी। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, 7। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार लिटिल अंडमान और बताते जाओ, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और बता दो बस। और साउथ अंडमान और बता दो। 2, ठीक है। भाई देखो, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में भारी कंफ्यूजन है, भारी होती है। डनकन पैसेज अंडमान के बीच में, 10 डिग्री चैनल यहां पर, और सोम्ब्रेरो चैनल कार निकोबार, और नीचे लिटिल और ग्रेट निकोबार के भी यहां, ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, लवली, बहुत बढ़िया। चलो, एंड नाउ फॉर द यूट्यूब ऑडियंस, यहां पर हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। इसके बाद हम प्रीलिम्स की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मेंस का एक सेशन होता है आंसर राइटिंग का, और क्यूएनए होता है, उसको अगर आपको अटेंड करना है, प्लीज अटेंड द लेक्चर लाइव। सो यहां पर हम अपना लेक्चर आज का एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।